जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? बहुत लंबे समय के बाद हम मिल रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। बट ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया और मैं कुछ काम में बिजी था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। ये चैप्टर हम समझेंगे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ये समझने वाला चैप्टर है, तो उस हिसाब से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनना है। इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया था, बट इसका अपडेटेड पीडीएफ मैं वापस ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इंडियन क्लाइमेट, जिसमें हम मॉनसून, यहाँ का वेदर, भारत में कैसे कैसे क्लाइमेट पाए जाते हैं, कब गर्मी पड़ती है, कब बरसात होती है, कब सर्दी पड़ती है, क्या क्या उसके प्रभाव होते हैं, वो सब देखेंगे। मेन हमारा काम है वो है मॉनसून को देखना, क्योंकि मॉनसून से क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा प्री मॉनसून जो कुछ शावर्स होते हैं उनके बारे में जानना, ठीक है। तो हम सारी चीज़ों को जानेंगे और इसमें से क्या नहीं पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ध्यान रखना है। बाकी ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो एसएससी, आरआरबी, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, या स्टेट पीसीएस, तो सब में ही काम आने वाला है और ये चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी इसलिए मैं इतना डिटेल में करा रहा हूँ ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो आपको दिक्कत ना हो, राइट। सो क्लाइमेट मैंने आपको ऑलरेडी वर्ल्ड क्लाइमेट के समय बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो उसमें से भी कुछ हिस्सा मैंने यहाँ लिया हुआ है, ठीक है। कई सारी चीजें यहाँ रिपीट होंगी इसलिए कि थोड़ा आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ली हुई हैं, तो उतना डिटेल में यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने क्लाइमेट के चैप्टर में ऑलरेडी बता रखा है। सबसे पहले क्लाइमेट और वेदर में फ़र्क इतना तो आपको पता ही होगा, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि वेदर जो होता है वो क्या होता है, एक मोमेंट्री कंडीशन होता है। जैसे कि बारिश हुई कुछ घंटे के लिए या कुछ दिन के लिए, ठीक है, धूप निकला कुछ दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए, तो कोई भी मौसम में जो प्रभाव आपको सिर्फ कुछ पल के लिए दिखता है, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ हफ्ते के लिए, उसको हम कह देते हैं वेदर। लेकिन इसी वेदर का एक लंबा फिनोमेना अगर हम 20-30 साल, 40 साल का एवरेज निकालें और फिर पता करें कि चलो भाई इंडिया में पिछले 20 साल, 30 साल से जो टेम्परेचर रहा है वो 20 डिग्री या 25 डिग्री के आसपास रहा है, और यहाँ पर हर साल जून से सितंबर के बीच में एक बारिश का पैटर्न देखा गया है, तो हम इस लंबे समय के डेटा के बेसिस पर जो हम बनाते हैं उसको हम क्लाइमेट का नाम देते हैं या जलवायु का नाम दे देते हैं, ठीक है। इतना ही फर्क है। अब आते हैं मौसम क्या होता है। तो मॉनसून की बात करें तो मॉनसून जो है अरेबियन शब्द मौसम, ये पूछा गया है। अरेबियन शब्द कौन सा? तो मौसम, मौसम शब्द से लिया गया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ विंड। हम जानेंगे कि आखिर रिवर्सल कैसे होता है विंड्स का, ठीक है, और उसके कारण भारत में या किसी भी जगह पर बारिश होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर फिलहाल के लिए मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ। जैसे आपको पता है कि ये भारत है, इतना बेसिक तो आपको पता होगा कि ये भारत है, भारत का निचला हिस्सा है। तो होता क्या है कि यहाँ से एक हवा चलती है जिसका नाम है साउथ वेस्टर्ली, ठीक है, साउथ वेस्टर्ली विंड्स आती हैं, ठीक है, यहाँ से आती हैं, और यही क्या करती है कि बारिश का वो मानसून से लेकर के आती हैं। साथ ही इसके बाद ये गर्मी के दिन में होता है, समर सीजन में होता है। ठंडी में क्या होता है, एक हवाएं इधर से चलती है, जस्ट इसके रिवर्स हम देखेंगे कैसे होता है। यहाँ पर प्रेशर हाई होता है, इधर लो होता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो यही हवाएं सीजनली क्या हो गई, गर्मी में इधर से इधर चल रही थी, सर्दी में क्या हो गया, उल्टा चलने लगी, रिवर्स हो गया। तो इन रिवर्सल विंड्स के कारण यहाँ पर बरसात देखने को मिलता है और भी मौसम में बदलाव देखने को मिलते हैं। उसको हम मानसून का नाम देते हैं। हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ी देर के लिए धैर्य बनाए रखें। अब एक और शब्द जान लो। पहले एक चीज ध्यान रखना है कि भारत का जो क्लाइमेट है, पूछा जाता है कैसा है, तो मॉनसूनल क्लाइमेट है, हॉट मॉनसूनल क्लाइमेट है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो मानसून आता है वो गर्मी के सीजन के जस्ट बाद आता है, उसी के कारण आता है। तो हम ये शब्द ध्यान रखना, ये पूछा जा चुका है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन क्लाइमेट, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूनिटी ऑफ मॉनसून क्लाइमेट, जैसे भारत का जो मॉनसून है, भारत में जो बरसात होती है, भारत में जो मानसून की प्रणाली है, वो भारत को साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स हैं, जितने साउथ ईस्ट एशिया में पार्ट हैं, जैसे वो म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, कम्बोडिया, तो इस वाले रीजन से भारत को वो जोड़ती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि यूनिटी दिखाती है मानसून का, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत जो है मानसून टाइप का क्लाइमेट शेयर करता है बाकी इसके आसपास के जो हिस्से हैं उनके साथ, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या फर्क देखने को मिलता है। तो डाइवर्सिटी की बात करें तो कई सारी चीजें, जैसे टेम्परेचर में वेरिएशंस, टेम्परेचर में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमारे को। उदाहरण के तौर पर कि कई जगह पर जैसे एक्सट्रीम समर और एक्सट्रीम विंटर कंट्रास्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे राजस्थान की बात कर लें, पश्चिमी राजस्थान की,
तो गर्मी के दिन में वहां पर टेम्परेचर 55 डिग्री चला जाता है। और वही बात करें अगर लेह की, लेह लद्दाख वाला लेह, ठीक है, तो वहां पर सर्दी के दिन में तो -45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर में कितनी विविधता देखने को मिलती है। दूसरा, एक और विविधता, जैसे एक ही दिन पर अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलता है। उदाहरण, चूरू में जून के समय पर 50 डिग्री देखने को मिलेगा। वहीं उसी समय जून में तवांग जो शहर है अरुणाचल प्रदेश का, वहां 19 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। तो इतना ज्यादा वेरिएशन है, सेम डे डिफरेंट प्लेसेस से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब कई जगह पर एक ही मतलब रात का टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे दिसंबर के समय में अगर आप द्रास जगह पे जाओगे, लद्दाख में पड़ता है ये द्रास, तो वहां पर दिसंबर में रात में टेम्परेचर जो होगा -45 तक चला जाता है। ठीक है, जबकि तिरुवनंतपुरम या चेन्नई वाले क्षेत्र में टेम्परेचर रात में इसी समय में, दिसंबर के समय में 20 से 22 डिग्री जाता है। तो आप देख सकते हो कितना फर्क है। कई बार एक ही जगह पर दिन और रात के टेम्परेचर में काफी फर्क देखने को मिलता है। जैसे केरला और अंडमान के क्षेत्र में दिन और रात के बीच के टेम्परेचर का अंतर जो होता है वो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। जैसे थार डेजर्ट, वहां पर तो 15 से 20 डिग्री तक फर्क देखने को मिल जाता है। दिन में 50 डिग्री है, रात में 30 डिग्री तक जा रहा है। आप देखे होंगे ना, अखबार में लिख कर आता है मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज। तो वो चीजें हैं, तो उनके बीच का जो अंतर होता है एक दिन में ही कई जगह पर वेरी करता है। तो ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। कई जगह प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा में अंतर देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर जो हिमालयन रीजन है, हिमालयन में क्या होता है, वहां पर स्नोफॉल देखने को मिलता है। रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या होता है, बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे चिरापुंजी और मौसम राम में जो बारिश होती है वो 1080 से ज्यादा सेंटीमीटर की बारिश होती है एक साल में। जबकि जैसलमेर जैसे जगह जो कि कहाँ है, राजस्थान में, वहां पूरे साल में सिर्फ 9 सेंटीमीटर बारिश होती है। उदाहरण के तौर पर एक और एग्जाम्पल देख लो, तूरा नाम का जगह है मेघालय में, वहां के एक दिन का बारिश जैसलमेर के 10 साल के बारिश के बराबर होता है। ठीक है, तो इतनी विविधताएं हमारे यहाँ देखने को मिलती है क्लाइमेट की अगर बात करें तो। ठीक है, उसके अलावा और देख लो, नॉर्थ वेस्टर्न जो हिमालय क्षेत्र है, आपको पता है ये है हमारा भारत। क्या है, ये है हमारा भारत, और यहाँ है हिमालय। तो ये वाला क्षेत्र जो होता है ये होता है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। तो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय या वेस्टर्न जो डेजर्ट है, डेजर्ट यानी यहाँ रेगिस्तान वाला एरिया, तो इस क्षेत्र में क्या होता है, 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है एक साल में। जबकि ये मेघालय वाला क्षेत्र हो गया, जो मौसम राम चिरपुंजी ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। सीजन्स में कई बार वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जैसे गंगा और उड़ीसा के डेल्टा पर आपको देखने को मिलेगा कि हर तीसरे और पांचवें दिन क्या आ रहा है, वहां पर आंधी तूफान देखने को मिल रहा है। जबकि कोरोमंडल साइड में, ये कोरोमंडल कोस्ट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल सूखा है साउथ वेस्टर्न मानसून के समय। हम देखेंगे ये सारी बात, राइट। तो यहाँ से जो फाइनल आपको टेक अवे लेना है वो क्या है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मॉनसूनल क्लाइमेट है। और जो टेम्परेचर वेरिएशंस क्या क्या देखने को मिलते हैं, प्रेसिपिटेशन वेरिएशंस क्या क्या देखने को मिलते हैं, वो ध्यान रखना है। अभी तक तो बातें हल्की फुल्की थी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो भारत के जलवायु को या क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वो कारक है वो है लैटिट्यूड, राइट। सबसे पहला कौन है, लैटिट्यूड। जरा आप मैप में समझो, तब समझ में आएगा। जैसे ये है पूरा का पूरा ग्लोबल मैप, ये है 0 डिग्री इक्वेटर। भारत की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था ये 0 डिग्री लाइन है, ये 0 डिग्री लाइन है, ये हो गया 0 डिग्री, सॉरी ये हो गया 0 डिग्री, और ये हो गया 0 डिग्री, यानी ये है इक्वेटर, ये है ग्रीनविच टाइम। और ये इस बॉक्स में आ रहा है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है, पहली बात तो, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, दूसरा ये है इक्वेटर के ऊपर है, इक्वेटर से होकर के, तो इक्वेटर तो नहीं होकर के गुजरती है, इससे क्या होकर के गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर के गुजरती है। तो ये ट्रॉपिकल रीजन है। इसका एक हिस्सा ये देख सकते हो जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर के गुजर रही है या कर्क रेखा होकर के गुजर रही है, इसके नीचे वाला यानी सदर्न पार्ट ये ट्रॉपिकल रीजन में है। जबकि ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये सब ट्रॉपिकल है और टेम्परेट रीजन में है। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट मैंने बताया था आपको कि सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में, जबकि नीचे वाला पार्ट ट्रॉपिकल रीजन में है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो अब इसके कारण क्या होता है ना, इसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे तुम्हें पता है कि मैंने बताया था कि जब सन की लाइट पड़ती है तो ज्यादातर समय क्या होता है कि इक्वेटर पे वो डायरेक्ट पड़ती है, बाकी सारे साइड में कैसे होती है, स्लैंट पड़ती है, टेढ़ा पड़ती है। तो जहां डायरेक्ट पड़ रही है तो वहां पर गर्मी ज्यादा,
टेम्परेचर ज्यादा, ठीक है, तो इसका प्रभाव यहाँ पर टेम्परेचर का ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे, तो इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है। इसलिए ऊपर में पोलर साइड में क्या है, बर्फ जमे हुए हैं, राइट। सो वैसा ही प्रभाव यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा। देखो, अगर हम बात करें ट्रॉपिकल जोन में, जो भारत का हिस्सा ट्रॉपिकल जोन में, इक्वेटर के पास है ट्रॉपिकल जोन, तो वहां का देखने को मिलेगा टेम्परेचर हाई होगा। कब? पूरे साल, ठीक है। अब टेम्परेचर एक जैसा है, हाई है, तो फर्क या अंतर देखने को बहुत कम मिलता है। जबकि जो नॉर्दर्न पार्ट है, भारत का नॉर्दर्न पार्ट, वो कहाँ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो वहां पर क्या होता है, अलग अलग क्लाइमेट में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले में जनरली क्या होता है, धूप की मात्रा काफी ज्यादा, गर्मी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, जबकि ऊपर वाले में इसकी तुलना में अलग सिनेरियो देखने को मिलता है। अब आते हैं आगे, दूसरा कौन सा फैक्टर है जो प्रभावित करता है? तो दूसरा फैक्टर है वो है हिमालय। हिमालय क्या करता है, तुम्हें पता है कि ये है हिमालय, ये है भारत, भारत के ऊपर में ये रहा हिमालय। तो भारत के ऊपर वाले हिस्से में कौन बैठा है? हिमालय। हिमालय क्या करता है, ऐसे ऊंचा सा है, ये क्लाइमेटिक डिवाइड का काम करता है। मतलब इधर से ये आर्कटिक वाला एरिया है, तो आर्कटिक वाले एरिया से क्या होती है, ठंडी हवाएं चलना शुरू होती हैं। तो ये जब हवाएं इधर को आती हैं, तो इनसे भारत को बचाता है, ठीक है, भारत को बचाता है। तो आपको पता है कि इसके ऊपर वाला एरिया जो है ना, ये ठंडा है और काफी ज्यादा इधर सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये डिवाइड हो गया। दूसरा ये है कि इधर से जब हवाएं मानसून लेकर के चलती हैं, तो इनको ये पार नहीं करने देता, भारत के अंदर ही रखता है। तो ये भी एक डिवाइड का काम कर देता है। ओवरऑल हिमालय क्या करता है, क्लाइमेटिक डिवाइड यानी जलवायु विभाजक के रूप में काम करता है, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं क्या क्या होता है। अब आ जाते हैं तीसरा फैक्टर कौन सा है। तो तीसरा फैक्टर है लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन। तुम्हें पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में लैंड एरिया या जमीनी क्षेत्र ज्यादा है, नीचे वाले में पानी वाला क्षेत्र ज्यादा है। और धूप पड़ता है या फिर जब सोलर लाइट आता है, तो जो जमीनी क्षेत्र है या फिर जो ये टेरिटोरियल एरिया है, वो जल्दी गर्म होता है कंपेयर टू पानी, ठीक है। तो होता क्या है, ये जल्दी गर्म होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा तो गर्मी ज्यादा तो यहाँ की हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, तो इधर में प्रेशर कम होने लगता है। तो हमारे को देखने को मिलता है एक यहाँ से नया कंसेप्ट, वो क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। अभी आएगा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। हाँ, ये रहा। अभी देखते हैं, पहले इसको खत्मा लो, फिर हम आ जाते हैं उस पर। तो ये हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर कहाँ गया, हाँ, क्या कह रहा था कि हाँ, ये रहा आपका जमीनी क्षेत्र, ये गर्म हो रहा है। जबकि तुम एक चीज देखो, ये भारत है, भारत के जो तीन हिस्से हैं वो किससे घिरे हुए हैं, तो ये इंडियन ओशियन से घिरे हुए हैं। एक ये सदर्न साइड, ये ईस्टर्न साइड मतलब, और ये वेस्टर्न साइड। तो ये कौन से ओशियन से? इंडियन ओशियन से घिरे हुए हैं। तो इसका टेम्परेचर थोड़ा लेट से बढ़ेगा, जबकि भारत का टेम्परेचर, चूंकि जमीनी क्षेत्र है तो जल्दी बढ़ जाता है, तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, तो हवाएं यहाँ से इधर को चलने लगती है। तो इसके कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, मानसून देखने को मिलता है, राइट, राइट, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, उसके अलावा और कौन सा फैक्टर है, तो डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये भी एक फैक्टर है कि समंदर से दूरी। जैसे कोस्टल एरिया जो होते हैं, जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते हैं। जबकि जैसे जैसे अंदर की तरफ आप आओगे ना, तो वहां पर वेरिएशंस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चौथा फैक्टर तो एक ये हो गया। अब आते हैं पांचवें फैक्टर पर। तो पांचवा फैक्टर होता है वो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, हाइट। तुमने पढ़ा था पी नॉर्मल लैप्स रेट, एनएलआर, ठीक है, कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, घटना शुरू होता है। मैंने बताया था आपको। तो एल्टीट्यूड के केस में क्या होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आगरा और दार्जिलिंग। इन दोनों के अल्टीट्यूड में, हाइट में काफी अंतर है। इसका पता कैसे चलता है, देखो, आगरा में सेम डे पर सेम लैटिट्यूड पर दोनों है, ठीक है। सेम डे पर क्या होता है, जनवरी में 16 डिग्री टेम्परेचर है, उसी समय दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो आप देख सकते हो सेम लैटिट्यूड पर है, सेम डे पर, लेकिन ड्यू टू एल्टीट्यूड, लेकिन ऊंचाई के कारण क्या हो गया, दोनों में टेम्परेचर का अंतर आ गया। दार्जिलिंग चूंकि क्या है, एक हिली एरिया है, तो वहां पर टेम्परेचर कम देखने को मिलता है। छठा फैक्टर जो है वो है रिलीफ फीचर। छठा फैक्टर क्या है, रिलीफ। आईटीसीजेड अभी आएगा तो हम डिटेल में देखेंगे, घबराओ मत। रिलीफ फीचर यानी स्थलाकृति। तुम्हें पता है कि हमारे भारत में या फिर कहीं पर अलग अलग बनावटें होती हैं, वो भी क्या करती हैं, उस मौसम को प्रभावित करती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गए, जैसे कहीं पर पठारीय क्षेत्र हो गए, कहीं पर
कोस्टल एरिया हो गया, तो अलग अलग क्षेत्र अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं जो वहाँ की स्थलाकृति है, वहाँ की बनावट है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो हमारा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर देखो ये हमारा भारत, भारत और नीचे में क्या है, ये है वेस्टर्न घाट, यहाँ पर है वेस्टर्न घाट। तो हम देखेंगे अभी कि यहाँ से साउथ वेस्टर्न विंड्स आती हैं, हवाएं आती हैं जो मानसून का लेकर के आती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं कि वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में, पश्चिम साइड में घनघोर बारिश कराती हैं। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट क्या है, ऊंचाई वाला क्षेत्र है, हिली एरिया है। तो जब वो आती हैं ना, तो ये इसी का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ जाती हैं। ऊपर चढ़ती हैं तो ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर में बादल बनाती हैं। बादल बनने के बाद क्या होता है, उधर साइड एक साइड में खूब झमाझम बारिश हो जाती है, खूब बेहतरीन बारिश होती है, जबकि दूसरे साइड में वर्षा नहीं होती, इसलिए इसको हम रेन शेडो एरिया कह देते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये देख लो, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल सदर्न प्लेटू, जो इसका साउथ वाला हिस्सा है वो क्या हो गया, वो सूखा पड़ जाता है। क्यों हुआ ये? वेस्टर्न घाट के कारण। वेस्टर्न घाट के कारण, वेस्टर्न घाट में क्या है, कुछ ऊंचे ऊंचे चोटियां देखने को मिलती हैं, स्थलाकृति देखने को मिलती है, उसके कारण भी जलवायु प्रभावित होता है। अब आते हैं कंसेप्ट पर जिसका नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ, पहले समझो। होता क्या है कि ये आपका है पूरा का पूरा ग्लोब, पूरा का पूरा क्या है, अर्थ। अब ये जो 0 डिग्री वाला एरिया है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। यहाँ पर सनलाइट, मान लो ये सन है, इसका धूप आता है, धूप आता है, ठीक है। धूप आता है तो डायरेक्टली कहाँ पड़ता है? इक्वेटर पर। बाकी यहाँ पर स्लेंट पड़ता है बाकी एरियाज में, ठीक है। तो अब धूप आने से और डायरेक्टली पड़ने से क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होता है तो हवाएं यहाँ से ऊपर की तरफ उठना शुरू होती हैं। याद आ रहा है? फिर सेल सेल बनाए थे हमने, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल्स, याद आ रहा है? हवाएं ऊपर उठती हैं। हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो ये क्या हो जाता है, लो प्रेशर जोन बन जाता है। कैसा? लो प्रेशर जोन। अब जैसे ये लो प्रेशर जोन बना तो आसपास जो हवाएं चल रही हैं, जिसको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, जो ट्रॉपिकल एरिया में चल रही हैं, उन हवाओं को हम कहते हैं ट्रेड विंड्स, ठीक है। ये हवाएं इसके तरफ आना शुरू हो जाती हैं। जैसे तुम्हें बताया था, उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ बन जाता है लो प्रेशर। ये हवाएं ऊपर जाती हैं, ऊपर जाने के बाद धीरे 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 क्या हो जाती है, ये अपनी कैपेसिटी लूज करने लगती हैं, फिर ये कमजोर पड़ती हैं तो ये नीचे आना शुरू करती हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर जोन, फिर यहाँ पर लो प्रेशर जोन, फिर यहाँ पर हाई प्रेशर जोन। ये मैं नहीं बता रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बहुत डिटेल में, ठीक है। मैं इतना विश्वास करके पढ़ा रहा हूँ कि आप सारी चीजें, जैसे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वाला चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हैं बहुत डिटेल में, तो ये बातें आपको समझ आएंगी। तो यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर, यहाँ क्या है, हाई प्रेशर। तो हवा यहाँ से यहाँ चल रही है। सेम केस यहाँ पर भी, यहाँ भी है हाई प्रेशर, तो यहाँ से हवाएं यहाँ चल रही है, यहाँ चल रही है, यहाँ चल रही है। अब यहाँ एक कंसेप्ट आता है, तुम्हें बताया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जो भी हवाएं चल रही हैं, यहाँ पर एक फोर्स काम करता है जिसका नाम है कोरियलिस बल, कोरियलिस फोर्स, ठीक है। वो क्यों जनरेट होता है? अर्थ के मूवमेंट के कारण जनरेट होता है कोरियलिस बल। अब ये क्या कर देता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को, जो ये विंड्स आ रही है, इनको दाहिने साइड, और ये जो बाएं जो सदर्न ओशिया, सदर्न हेमिस्फीयर में है या दक्षिणी गोलार्ध में है, इनको बाएं साइड में क्या कर देता है, डेविएट कर देता है। इसको दाहिने साइड में, इसको दाहिने साइड में, इसको दाहिने साइड में, और इसको बाएं साइड में डेविएट कर देता है, राइट, ठीक है। और ये क्या कर देती है, हवाएं आकर के ये इक्वेटर और इसके आसपास में आकर के मिलना चाहती हैं, कन्वर्ज होना चाहती हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर एक जोन बन जाता है जिसको कन्वर्जेंस जोन कह देते हैं। क्यों कन्वर्जेंस? क्योंकि अलग अलग दिशाओं से हवाएं यहाँ पर आकर के मिलना चाह रही हैं, ठीक है, इसलिए इसको हमने कह दिया कन्वर्जेंस जोन। और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो दो ट्रॉपिक के बीच के हिस्से को इंटर ट्रॉपिकल कह देते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मैच होता है, मतलब दो देशों के बीच। इंटर ट्रॉपिकल का मतलब है दो ट्रॉपिक्स के बीच, दो ट्रॉपिक्स के बीच क्या, कन्वर्जेंस जोन। तो दो ट्रॉपिक्स के बीच कन्वर्जेंस जोन बन रहा है, उसको हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कह देते हैं या ITCZ कह देते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब इस ITCZ को समझाने का मेन कारण क्या था, समझना। होता क्या है कि तुम्हें पता है कि मान लो ये बीच में है सन, कौन है, सन, और अर्थ इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो एक समय ऐसा आता है वो यहाँ आती है, एक समय ऐसा आता है वो यहाँ आती है, एक समय ऐसा आता है वो यहाँ आती है, और एक समय ऐसा आता है वो यहाँ आती है। हमने इस केस में क्या पढ़ा था, इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस, वो यहाँ नहीं पढ़ेंगे। होता क्या है कि जब जब ये अपना जगह बदलती है अर्थ, तो इसके अलग अलग हिस्से पर लाइट पड़ता है, अलग अलग हिस्से पर क्या पड़ता है, लाइट पड़ता है। तो होता क्या है कि मार्च के समय में या मार्च के समय के बाद, ठीक है, ये जो सनलाइट है इसके नॉर्दर्न साइड में शिफ्ट हो जाता है। किधर? नॉर्दर्न साइड में।
तो नॉर्थ साइड में शिफ्ट होने का मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साइड में शिफ्ट हो जाता है, राइट। अब उधर शिफ्ट होने से क्या हो गया कि इधर टेम्परेचर ज्यादा होगा। इधर टेम्परेचर जब ज्यादा होगा, मान लो इधर की तरफ लाइट शिफ्ट हो गया, इधर की तरफ लाइट शिफ्ट है तो इधर क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो इधर प्रेशर कम होगा। अब इधर प्रेशर कम होगा तो मेरे भाई मेरे लाडलो एक बात बताओ, ये जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बन रहा था, ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहां ना रह करके किधर आने लगता है, ऊपर आने लगता है। कब? जून जुलाई के समय में। जून जुलाई के समय में ये और ज्यादा गर्म हो जाता है तो और ऊपर की तरफ ये आ जाता है, किधर? नॉर्थ की तरफ। पहली बात, नॉर्थ की तरफ आ जाता है, ठीक है। नॉर्थ की तरफ जब ये आता है तो नॉर्थ की तरफ आने के बाद क्या होता है, ये हवाएं भी जो है, जो साउथ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स थी, ये क्या हो जाती है, ये भी ऊपर की तरफ आने लगती है। ये भी ऊपर की तरफ आने लगती है क्योंकि इसको आकर के मिलना यही है, यही संगम है, तो यहाँ आकर के मिलना है। नॉर्थ वाले को तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो यही है भाई, वो मिल जाएगा। लेकिन साउथ ईस्ट वाले जो विंड्स है ना, उनको ये लक्ष्मण रेखा लांघना पड़ता है, ये इक्वेटर लांघना पड़ता है। ये इक्वेटर लांघने के बाद वो ऊपर की तरफ आती हैं, ऊपर की तरफ आती हैं तो ये जो एरिया है, ये जो जगह है, इस पर आकर के वो हवाएं टिल्ट होती हैं। जैसे इक्वेटर को पार करें तो तुम्हें एक बात पता है कि इक्वेटर के पार करते ही यहाँ से नियम बदल जाएगा। ये जो हवाएं पहले क्या हो रही थी, इक्वेटर के जब नीचे थी तो ये बाएं की तरफ घूम रही थी, बाएं की तरफ घूम रही थी। लेकिन जब ये इक्वेटर के ऊपर आ जाएंगे तो अब इनको दाएं की तरफ घूमना पड़ेगा, किधर? राइट साइड में घूमना पड़ेगा। किधर घूमना पड़ेगा? राइट साइड में घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूं, कहा गया कहा गया कहा गया, चलो यहां देख लो। जो हवाएं, चूंकि कहा गया है, हाँ ये रहा यहाँ देखो। ये जो है, ये रेड कलर का जो लाइन दिख रहा है आपको, ये रेड कलर का लाइन क्या है, ये है आपका ITCZ। कब? जुलाई के समय में। जुलाई के समय में किधर? नॉर्थ साइड में शिफ्ट हो गया है। और ये देख सकते हो आप, सर्दी के मौसम में या फिर जनवरी के समय में क्या हो जाता है, साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो फिलहाल हम जुलाई वाला केस देख रहे हैं। जब ये जुलाई में नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुआ तो तुम देख सकते हो ये कहाँ पहुंच गया, जो इक्वेटर के पास हुआ करता था, इक्वेटर के पास हुआ करता था इधर कहीं, वो अब आ गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, ठीक है। और ये क्या कर देता है कि जो भारत का गंगेटिक प्लेन वाला हिस्सा है, गंगेटिक प्लेन वाला हिस्सा तुम्हें पता है कि ये है हमारा भारत, ये हमारा भारत, यहाँ है क्या, हिमालय, और यहाँ से नदी निकलती है गंगा, ठीक है। और यहाँ से निकलती है इंडस ब्रह्मपुत्र, यहाँ से निकलती है इंडस नदी। ये वाले प्लेन को हम कहते हैं इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो इसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आकर के कौन बैठ गया? ITCZ बैठ गया। अब जब ये यहाँ पर आ गया है तो मेरे लाडलो एक बात बताओ, जैसे ITCZ यहाँ आया, इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर प्रेशर कम हो गया, लो प्रेशर जोन बन गया। लो प्रेशर जोन बनने का मतलब क्या है कि हवाएं जो कि इधर की तरफ आ रही थी ITCZ की तरफ, अब ITCZ यहाँ आ गया तो हवाएं इधर आएंगी। और तुम्हें एक बात पता है कि सदर्न ओशियन में जो हवाएं चलती हैं वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रही थी। अब जब यहाँ आ रही है तो उनको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेटर को ये रहा इक्वेटर, इसको पार करना पड़ेगा। अब जब ये पार करेंगी तो क्या ये लेफ्ट साइड में मूव करेंगे? नहीं, अब ये राइट साइड में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। किधर? राइट साइड में मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। तो अब इस केस में क्या होता है समझना, कि जैसे ये राइट साइड में मूव करना स्टार्ट करेंगी तो ऐसी हवाओं का डायरेक्शन बन जाता है, ठीक है। तो अब मेरे लाडलो यहां से डायरेक्शन बताओ। जैसे ये हो गया आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो हम डायरेक्शन जानने के लिए इनका पूंछ पकड़ लेते हैं। तो पूंछ कौन से डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन से आ रहा है। तो ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है? साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इसलिए इस डायरेक्शन से जो हवाएं आ रही हैं इसको हम साउथ वेस्टर्न विंड्स कह देते हैं, साउथ वेस्टर्न ट्रेड विंड्स कह देते हैं, साउथ वेस्टर्न। और ये हवाएं क्या कर देती है, यहाँ पर क्या है, इंडियन ओशियन है। क्या है? इंडियन ओशियन है। यहाँ पर है ना इंडियन ओशियन, अगर जूम करके देखेंगे तो इंडियन ओशियन यहाँ पर है। तो जब ये हवाएं भारत की तरफ आ रही हैं तो यहाँ से क्या कर देती है, मॉइस्चर है, इंडियन ओशियन है तो ऊपर पानी होगा, मॉइस्चर होगा, तो इसको लेकर के आती हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, पानी लेकर के आती हैं। अब ये क्या हो जाता है, जैसे यहाँ वेस्टर्न घाट पर टकराती हैं तो तुम्हें बता दिया कि ऊपर की तरफ राइज करती हैं, राइज करने के कारण ऊपर बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद ये बारिश कराती है। तो इसीलिए इसका नाम साउथ वेस्टर्न मॉनसून पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से आ रही है। ये कब का केस हमने पढ़ा? ये जुलाई का केस हमने पढ़ा। ITCZ किधर शिफ्ट होता है? तो नॉर्थ साइड में शिफ्ट होता है। ये यूपीएससी ने कई सारे एग्जाम्स में पूछे हुए, ठीक है।
पहला नॉर्थ साइड में शिफ्ट हुआ। मॉनसून ट्रफ कहने का क्या मतलब है? मॉनसून ट्रफ कहने का मतलब वो है कि वैसा रीजन, वैसा जगह, वैसा एरिया जहां पर लो प्रेशर जोन बनता है और वो मॉनसून वाले विंड्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको हम मॉनसून ट्रफ कह देते हैं, ठीक है, या मॉनसून द्रोणी कह देते हैं, राइट। अब आ जाओ, मॉनसून फॉर्मेशन में हमने देखा कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, सारी बातें मैंने आपको बता दी, कैसे क्या हो जाता है, ट्रेड विंड्स आ गई, ठीक है, सारी बातें ये लिखी हुई है, सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब विंटर के केस में क्या होता है? विंटर के केस में क्या हो जाता है, ये जो आईटीसीडेड है ये साउथ साइड में मूव करता है, राइट। किधर मूव करता है ये देख लो आप, ये है आपका कौन सा, इक्वेटर, ये है आपका इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर। अब ये देखो लाइन, ये जो नीली वाली लाइन आपको दिख रही होगी, तो ये है आईटीसीजेड इन जनवरी, यानी सर्दी के समय, तो ये जनवरी में है। अब लो प्रेशर जोन कहां बन गया है, नीचे बन गया है, तो ये जो हवाएं है ना साउथ वाली, वो तो यही मिल जाती है, नॉर्थ वाले को इधर आना पड़ता है, ठीक है। तो ये केस अलग है। अब नॉर्थ वाले को जब इधर आना है तो हवाएं यहां से इधर की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। अब जब इधर आएंगी हवाएं तो इधर क्या हो जाएंगी, राइट साइड में इधर मूव करती हुई आएंगी, राइट साइड में मूव करती हुई आएंगी, इधर आने के बाद लेफ्ट मूव करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट केस। बट यहां पर क्या होता है, इसके कारण यहां देखो, जस्ट अ सेकंड, 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 यहां पर क्या होता है, जैसे ये हवाएं चलना शुरू करती हैं, अब लो प्रेशर जोन यहां बन गया है, तो अब यहां से नहीं, अब इनको आगे आना पड़ेगा। तो आगे आने के लिए ये राइट में मूव करेंगे, राइट में मूव करेंगे, राइट में मूव करेंगे, तो इनका जो डायरेक्शन होता है वो कैसा हो जाता है, जरा ध्यान से देखो, तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया ईस्ट, तो इन हवाओं का डायरेक्शन जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाता है। कब, सर्दी के समय में। दो बातें यहां से याद रखनी है, गर्मी के समय में यानी जून जुलाई के समय में आईटीसीजेड का पोजीशन कहा जाता है, नॉर्थ साइड में चला जाता है, ठीक है, और साउथ वेस्टर्न मानसून को वो बुलाता है। जबकि विंटर के समय में क्या हो जाता है कि वो साउथ साइड में शिफ्ट होता है आईटीसीजेड और नॉर्थ वेस्टर्न को बुलाता है अपने पास, ठीक है। तो ये दो केस आपको ध्यान में रखने हैं, इतनी बातें अगर याद होगी तो बताओ। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पूरे सीजन को डिटेल में कवर करते हैं, ठीक, अभी तक भूमिका बांध रहे थे। तो अगर हम मेनली भारत की बात करें तो चार तरह के सीजन आपको देखने हैं, कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, साउथ वेस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून, ये चार मानसून आपको देखने हैं, चार सॉरी सीजन आपको देखने हैं। सबसे पहले हम कोल्ड वेदर से ना स्टार्ट करके हम हॉट वेदर से स्टार्ट करेंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ो, थोड़ा इजी पड़ेगा तुम्हारे लिए। हॉट वेदर यानी गर्मी वाले समय से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, हॉट वेदर सीजन से स्टार्ट करते हैं, ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। बेसिक बात आपको पता है, गर्मी का सीजन है तो गर्मी ही पड़ेगा, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो गर्मी का सीजन क्या होता है, कब पड़ता है, तुम्हें एक बात पता है, मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया कि सन है बीच में और ये है क्या, ये है हमारा अर्थ, ठीक है, जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है। मैंने आपको बताया कि मार्च महीने में, कई सारी बातें रिपीट करूंगा ताकि तुम्हें याद हो जाए। मार्च महीने के आसपास में क्या हो जाता है, वो यहां आ जाता है, ठीक है, मार्च महीने के आसपास में। अब ये जो सनलाइट पड़ रहा है ना मार्च महीने के आसपास, वो किधर पड़ने लगता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ पड़ने लगता है। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ सनलाइट जाएगा तो होगा क्या, नॉर्दर्न पार्ट जो है भारत का, नॉर्दर्न हिस्सा वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे ही अप्रैल आएगा ये ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट होगा, तो वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगता है, धीरे धीरे शिफ्ट होने लगता है और ऊपर की तरफ जाता है। जैसे आप देख लो कि अप्रैल मई जून में हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, जनरली क्या होता है कि टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री हो जाता है। मार्च के समय में जनरली क्या होता है कि डेक्कन प्लेटू वाला जो हिस्सा है यहाँ पर काफी ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर धूप पड़ रही है, जैसे ये यहाँ आएगा और ऊपर धूप चली जाएगी, जैसे यहाँ आएगा धूप और ऊपर हो जाएगी, तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, यानी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत में कहा डेक्कन प्लेटू वाला हिस्सा, दक्षिणी पठार वाला हिस्सा हो गया जहां पर गर्मी ज्यादा है, तो मार्च में वहां पर 38 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। अप्रैल में जाओगे तो गुजरात और एमपी वाला हिस्सा, मतलब थोड़ा और ऊपर आ गए हम, तो वहां पर टेम्परेचर ठीक ठाक होने लगता है और 38 से 43 डिग्री औसतन टेम्परेचर देखने को मिलता है। मई में जब हम आते हैं, मई जून के समय में, तो ये टेम्परेचर और ये जो गर्मी वाला सीजन है, हॉट वेदर है, ये पूरे पूरे नॉर्दर्न साइड में, हमारे साइड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और काफी ज्यादा गर्मी पूरे नॉर्दर्न एरिया में देखने को मिलती है और धीरे धीरे करता हुआ नॉर्थ वेस्टर्न साइड और ये पूरे एरिया को कवर कर लेता है। अब थोड़ा साउथ इंडिया की गर्मी देख लो, साउथ इंडिया में जो गर्मी होती है वो डिफरेंट पड़ती है नॉर्दर्न इंडिया से। ये क्या हो जाता है, समर जो वहां का होता है साउथ इंडिया का, वो थोड़ा माइल्ड होता है, कम होता है। जैसे हमारे यहाँ देख लो, राजस्थान में टेम्परेचर 50 डिग्री भी जा रहा है, और जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है या पत्थर वाला क्षेत्र है वहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा जा रहा है, दक्षिणी उत्तरी जो क्षेत्र है वो टेम्परेचर काफी ज्यादा जा रहा है। लेकिन साउथ इंडिया में क्या हो जाता है ना कि वहाँ माइल्ड टेम्परेचर होता है, ठीक है, गर्मी एकदम 50 डिग्री नहीं जाएगी, टेम्परेचर वहां पर 26 से 32 डिग्री जनरली देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वेस्टर्न घाट है, क्यों वहां पर पठार है, क्यों वहां पर और सारे कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं।
ठीक है, अभी हम देखेंगे। आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट है जो कि बहुत बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अब आ जाते हैं कोस्टल टेम्परेचर, जो भारत का ये तटीय क्षेत्र है, तट वाला एरिया है, तट वाला एरिया। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ना, उसमें ज्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते हैं, हमने देखा अभी, ठीक है। उसमें क्या हो जाता है, एक आइसोथर्म बनता है इनके जस्ट किनारे किनारे, कोस्ट के किनारे आइसोथर्म। आइसोथर्म कहने का क्या मतलब है, सिमिलर टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, ठीक है, कि ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा, लगभग लगभग सेम टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। और टेम्परेचर नॉर्थ से साउथ जाओगे तो ऐसा नहीं है कि घटता है, जबकि अगर आप कोस्ट से अंदर की तरफ आओ, जमीनी क्षेत्र की तरफ आओ, तो आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ महसूस होगा, ठीक है। जैसे मीन डेली जो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर रियली क्या हो जाता है, 26 डिग्री से कम होता है यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं प्रेशर और विंड के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो समर मंथ में क्या हो जाता है, समर मंथ में एक्सट्रीम हीट पड़ रहा है नॉर्दर्न साइड में, नॉर्दर्न साइड में। तो मैंने आपको बताया हीट पड़ने से आईटीसीजेड क्या हो गया, नॉर्थ साइड में मूव कर गया। नॉर्थ साइड मूव करने क्या हो जाता है जुलाई में, कि हवाओं को इधर की तरफ आना पड़ता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। और ये जो मानसून ट्रफ यानी लो प्रेशर एरिया वो कहाँ पड़ रहा है, बन रहा है, तो वो बन रहा है थार डेजर्ट से लेकर के पटना और छोटा नागपुर वाले प्लेटू वाले हिस्से में। मतलब जो कि आईटीसीजेड नीचे हुआ करता था, अब जुलाई के समय में वो यहाँ आ गया है। मैंने बताया ना आपको, गंगेटिक प्लेन वाले हिस्से में। कहाँ से कहाँ तक, तो ये थार डेजर्ट वाले से लेकर के छोटा नागपुर प्लेटू वगैरह होते हुए ये पूरा कवर करता है, ठीक है। अब इसके कारण क्या हो जाता है कि ये हवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, मैंने अभी आपको बताया। और उसके कारण यहाँ पर बरसात देखने को मिलती है, ठीक है। साउथ वेस्टर्न मानसून जो है वो क्या होता है, एक्चुअली डिस्प्लेस्ड इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज है। ये क्या कहना चाह रहा है सर, जरा बताइए मुझे। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर जो हवाएं आ रही हैं साउथ वेस्ट से जो आ रही हैं, इन विचारों को किधर जाना था, ईस्ट साइड में जाना, वेस्ट साइड में जाना था, ठीक है। लेकिन ये किधर आ रही है, ईस्ट साइड में आ रही है, ईस्ट साइड में आ रही है। तो इन हवाओं को खत्म करके ये हवाएं बनी है, इन हवाओं को खत्म करके ये हवाएं बनी है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेस्ड ईस्टर्ली कह रहे हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना आपको। अब कुछ एक बातें और ध्यान रखनी, जैसे लू और लोकल स्टॉर्म के बारे में। आईटीसीजेड नॉर्थ साइड में शिफ्ट हुआ है गर्मी के समय में, तो उसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर गर्म हवाएं देखने को मिलती है। लू से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ पर, नॉर्दर्न साइड में, जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर लू वगैरह देखने को मिलता है। ये जून जुलाई के समय में आपको देखने को मिल जाएगा, और ये लंबे समय तक, रात तक चलता है, आधी रात तक। इसमें क्या हो जाता है, गर्म हवाएं चलती हैं, साथ ही साथ वो कुछ एरिया ऐसे जहां पर धूल मिट्टी लेकर के चलते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया हो गए, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, कई जगह पर हल्की फुल्की बारिश, कई जगह पर भारी बारिश भी देखने को मिलती है, ठीक है। आगे आते हैं, कुछ फेमस लोकल स्टॉर्म्स देख लो, यहां से क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में। जैसे मॉनसून स्टार्ट होने से ठीक पहले कुछ हल्के फुल्की जो शावर्स होते हैं, कुछ हल्की फुल्की जो बारिशें होती हैं, जो सीजनल होती हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंगो शावर के बारे में। मैंगो शावर क्या होता है, जैसे जैसे गर्मी खत्म होता है ना, तो गर्मी खत्म होने के पश्चात, ठीक है, और मानसून आने के पहले, शुरुआती मानसून मानसून के दिनों में ये हल्की सी एक बारिश आती है, कहां पर, केरला और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों पर। ये बारिश जो होती है, इसका नाम मैंगो शावर इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो है वहां पर होती है आम की खेती, और उनको पकाने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा, केरला और कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटक, ये पूछा गया है। दूसरी जो हवा होती है वो है ब्लॉसम फ्लावर। ब्लॉसम फ्लावर, ब्लॉसम शावर का मतलब क्या हो जाता है, ब्लॉसम का मतलब होता है फूल खिलना, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो कॉफी के पौधे होते हैं ना, ये पूछा गया है, ब्लॉसम शावर क्या कर देता है, कॉफी के फूल को खिलने में काफी मदद कर देता है। ये भी कहां पर, केरला और उसके आसपास के एरियाज में। एक इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, नॉर वेस्टर है। नॉर वेस्टर्स एक हवा है, स्टॉर्म है। ये क्या हो जाता है, शाम के समय में, जैसे बंगाल और असम में मेनली ये देखने को मिलता है, और भी नॉर्थ ईस्टर्न साइड में देखने को मिलता है। तो इस एरिया में क्या हो जाता है, शाम के समय में काफी ज्यादा आंधी तूफान और बारिश देखने को मिलती है, जिसके नाम नॉर वेस्टर है। इसको बंगाल में काल बैसाखी कह देते हैं, मतलब बैसाख में आई हुई विपत्ति कह देते हैं, ठीक है। हालांकि ये चाय की खेती, जूट की खेती और राइस की खेती के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसका दूसरा नाम बरसोई, क्या नाम है इसका, बारदोई शिला है। बारदोई शिला कहाँ कहते हैं इसको, आसाम में ये पूछा जा चुका है। आसाम में इसका दूसरा नाम क्या है, बारदोई शिला, ठीक है। लू के बारे में मैंने आपको बता दिया कि नॉर्दर्न साइड में पड़ता है, पंजाब से बिहार की तरफ चलता है। हाईएस्ट इंटेंसिटी कहाँ देखने को मिलती है, दिल्ली से पटना के बीच में। इतनी बातें समझ आ गई, तो अब हम आ जाते हैं डिटेल में पढ़ने इंडियन मानसून को, ठीक है। सो इंडियन मानसून की अगर हम बात करें, तो इंडियन मानसून जो होता है एक ऐसा क्लाइमेटिक फिनोमिना है जिसको समझना बड़ा कठिन है। अभी तक कई सारी थ्योरी जिसको लेकर के चली हैं, और अलग अलग
कंसेप्ट दिए गए हैं, अलग अलग थ्योरीज दिए गए हैं भाई साहब, इसके कारण क्या है, बट एग्जैक्ट थ्योरीज अभी तक पता नहीं चली। ठीक है। अब समझना, इसमें दो तीन टर्म आते हैं, जैसे ऑनसेट ऑफ मॉनसून। ऑनसेट का मतलब क्या हो जाता है कि आगमन, ठीक है, मॉनसून का आगमन। ब्रेक इन मॉनसून, ब्रेक जैसे तुम काम करते हो कहीं पर ऑफिस में या फिर स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो सुबह से शाम के बीच में एक बीच में ब्रेक आता है ना, थोड़ी देर के लिए आप काम से छुटकारा पा लिए, तो उसको हम ब्रेक कह देते हैं। वैसे ही ब्रेक इन मॉनसून देखेंगे कि बरसात के दिन में या मानसून के समय में क्या हो जाता है, कुछ समय के लिए बारिश कुछ दिन कुछ हफ्ते के लिए रुक जाती है, उसको हम ब्रेक इन मॉनसून कह देते हैं। तो ये दो मेन पहलू हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे आगे। सबसे पहले ऑनसेट ऑफ मॉनसून के बारे में जानना। ऑनसेट ऑफ मॉनसून की अगर हम बात करें तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून 19th सेंचुरी से एक विश्वास माना जाता है। इसका मेन कारण यह है कि जो लैंड और सी वाला जो एरिया है हमारा, उसके गर्म होने में अंतर होता है। तुम्हें पता है कि ये भारत है, इसके तीन हिस्से किससे घिरे हुए हैं, तो ये घिरे हुए हैं किससे, इंडियन ओशन से। तो जब धूप पड़ता है तो ये जो पानी वाला हिस्सा है ना, ये लेट से गर्म होता है, जबकि जमीनी हिस्सा जल्दी गर्म हो जाता है। जमीन का हिस्सा जल्दी गर्म होने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रेशर लो हो जाता है, यहाँ पर प्रेशर हाई हो जाता है। तुम्हें पता है कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो एक तो ये थ्योरी चलती है भाई साहब कि इसके कारण जमीन के गर्म और पानी के गर्म होने में जो फर्क होता है, उसके कारण जो होता है टेम्परेचर के कारण, सॉरी, प्रेशर डिफरेंस होता है। प्रेशर डिफरेंस के कारण हवाएं अलग अलग चलती हैं। इनके कारण क्या हो जाता है, जब हवाएं यहाँ से आती हैं तो अरेबियन सी से कुछ पानी उठा करके इधर बरसात करा देती है, और कुछ हवाएं जो इधर निकल जाती हैं वो बे ऑफ बंगाल से पानी उठाती है और इस साइड में बारिश करा देती है। यहाँ पर अराकन की पहाड़ियां आप देखेंगे। तो एक तो विश्वास ये है। क्यों, अप्रैल में मैंने बताया कि यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठीक है, ये सारी बातें मैंने बता दी, सारी बातें मैंने बता दी, ठीक है। साउथ वेस्टर्न मानसून के बारे में ये सब बातें मैं बता चुका हूँ। आगे आ जाते हैं, रोल ऑफ जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम का आखिर रोल है क्या, समझना। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ आ जाओ। पहले हम एक एक करके समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। हम्म, पहले तुमने वो साउथ वेस्टर्न मानसून को समझ लिया। साउथ वेस्टर्न मानसून में जनरली क्या हो जाता है कि जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ लो। होता क्या है जनरली, कहाँ गया, अरे यार मैं किसको ढूंढ रहा हूँ। ये सब तो मैं बता चुका हूँ, ये सब मैं बता चुका हूँ, इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, मैंने आपको बताया कि इंडियन ओशन में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर, धूप पड़ रहा है, धूप पड़ने के कारण गर्मी ज्यादा पड़ रही है, गर्मी ज्यादा होने के कारण सॉरी, यह टेम्परेचर, सॉरी ये क्या बोल रहा हूँ, इंडियन ओशन जो है वो लेट से गर्म हो रहा है। इंडिया का जो जमीनी हिस्सा है वो जल्दी गर्म हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, यहाँ प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ बनता है हाई प्रेशर। इसको हम कह देते हैं मैस्करीन एरिया है। यहाँ पर एक जगह पड़ता है मेडागास्कर के ईस्टर्न साइड में, मैस्करीन नाम का जगह, तो इसको हम कह देते हैं मैस्करीन हाई, मैस्करीन हाई। यहाँ से एक हवा चलनी स्टार्ट होती है इसके तरफ, ठीक है, ये हवा इधर की तरफ रोटेट करना शुरू हो जाती है। अब होता क्या है कि ये किधर आएगी, लो प्रेशर की तरफ आएगी। लो प्रेशर की तरफ आती है तो क्या करती है, इंडियन ओशन से पानी उठाती है, सॉरी, अरेबियन सी से पानी उठाते हैं और यहाँ पर बरसात करा देती है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब इस पूरे चक्र में सर जेट स्ट्रीम का क्या क्या है, क्या रोल है, बताइए, समझो। जेट स्ट्रीम सबसे पहले होता क्या है, बहुत डिटेल में मैंने आपको कराया हुआ है। सबसे पहले देखो कि यहाँ सेल कैसे बनते हैं। तुम्हें पता है कि पहले यहाँ देखो, एकदम सिंपल सिंपल ऐसे देखो, ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पर, यहाँ बन रहा है हाई प्रेशर, यहाँ बन रहा है लो प्रेशर, यहाँ बन रहा है, सॉरी, ये है लो प्रेशर जोन, ये है हाई प्रेशर जोन, ये है लो प्रेशर जोन, और ये है यहाँ पर हाई प्रेशर जोन। तुम्हें ये बात पता है, सेम ऐसे ही यहाँ पर आ जाओ हाई प्रेशर, यहाँ आ जाओ लो प्रेशर, और यहाँ आ जाओ हाई प्रेशर, ठीक है। तो तुम्हें एक बात पता है कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, यहाँ भी हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये दाहिने की तरफ रोटेट करती हैं, दाहिने की तरफ रोटेट करती हैं, दाहिने की तरफ यहाँ पर घूम जाती हैं। तो इन हवाओं को, इनका हम डायरेक्शन बताने के लिए क्या करते हैं, इसका पूछ देख लेते हैं। तो पूछ का डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में। और ये जो हवाएं हैं जो ट्रॉपिक्स के बीच में चल रही है, इसको हम ट्रेड विंड्स कह देते हैं। क्यों कह देते हैं, मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो पहला तो इनका नाम ट्रेड विंड्स है, और ये किस डायरेक्शन से आ रही है, तो नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, तो इनका नाम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स पड़ गया। जो नीचे वाली हवाएं हैं ये लेफ्ट साइड में मूव करती हैं, लेफ्ट साइड में मूव करेंगी, जरा एक बात बताओ, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट में।
तो इसका नाम पड़ जाता है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो दो तरह की हवाएं हो गई, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये दोनों हवाएं आती हैं। अब ये चल रही है, चलने चलते चलते क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। ऊपर उठने के बाद क्या हो जाता है कि ये ऊपर जाने के बाद ये कमजोर होती है और धीरे धीरे नीचे की तरफ क्या हो जाती है, सिंक होना शुरू हो जाती है। सिंक होते होते क्या हो जाता है, पूरा का पूरा ये चैनल बना लेती है, पूरा का पूरा ये सेल बना लेती है। इसको हम सेल कह देते हैं। इस पहले सेल को हम क्या नाम दिए थे, याद आ रहा है, हेडली सेल नाम दिए थे। ऐसे ही सेम होता है ऊपर में, जो कि बनता है क्या, फेरल सेल, जहां बनता है पोलर सेल। हम डिटेल में बता चुके हैं, इसलिए आपको यहां पर मैं नहीं बता रहा। इतनी बात समझ आ गई। अब इन सेल के बीच में एक हवा यहां पर देखने को मिलेगा, जहां पर दो अलग अलग हवाएं, ये देख सकते हो कि यहां पर एक हवा है, यहां पर एक हवा है, ठीक है। ये दोनों जब कन्वर्ज हो रही हैं, कन्वर्ज होने के दौरान यहां पर क्या हो जाता है कि एक बहुत खाली स्पेस बनता है, अचानक से लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और यहाँ पर हवाएं इसको भरने के लिए बहुत तेजी से आती हैं। इसको हम जेट स्ट्रीम कह देते हैं, ठीक है। ये ऊंचाई पर चलती हैं और ये जो सब ट्रॉपिकल एरिया में हो रहा है, इसलिए इसको हम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कह देते हैं। और जो पोलर एरिया में होता है उसको हम पोलर जेट स्ट्रीम कह देते हैं। यहाँ पर भी सेम केस होता है कि यहाँ हवाएं दूर जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो भी क्या हो रहा है, यहाँ खाली स्पेस बन रहा है, तो लो प्रेशर जोन बन रहा है, इसको भरने के लिए अलग से हवाएं आ रही हैं और यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलने लगती है ऊंचाई पर, उसको हम जेट स्ट्रीम कह देते हैं। और पोलर एरिया में तो पोलर जेट स्ट्रीम कह देते हैं, ठीक है। ये दो तरह के जेट स्ट्रीम आपने पढ़े। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पिछली क्लासेस में। जेट स्ट्रीम का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। जेट स्ट्रीम क्या हो जाता है ना, देखो, जेट स्ट्रीम जो होता है ये नॉर्थ और साउथ में शिफ्ट करता है, ठीक है। डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जैसे जैसे टेम्परेचर, हवाओं का सर्कल, हवाओं का सेल शिफ्ट होगा तो ये भी शिफ्ट होगा, ये भी शिफ्ट होगा, ठीक है। अब इसके शिफ्ट होने के कारण क्या हो जाता है मेरे भाई, कि ये जो आप देख रहे थे ना, ये जो आप देख रहे थे, कहाँ गया, हाँ, ये जो आप देख रहे थे कि हमारे जो मॉनसूनल विंड्स हैं उनमें फर्क देखने को मिलता है। जैसे कैसे देखने को मिलता है, तो यहां देखो, एक आता है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और एक आता है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। कैसे आता है समझना। अब इस पिक्चर पर देखो ध्यान से, यहां देखो, ये मैंने आपको बताया कि यहां पर क्या है, यहां पर मैस्करिन नाम का जगह है। कहां पर, मेडागास्कर के राइट साइड में कौन सा जगह है, मैस्करिन नाम का जगह, ठीक है। तो यहां पर जनरली क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है। भारत का हिस्सा, भारत का हिस्सा देखो, सन सॉरी भारत का उत्तरी हिस्सा जो है, तिब्बतन एरिया, ये जल्दी गर्म हो रहा है, ठीक है। धूप ज्यादा पड़ रहा है, कब, जून जुलाई के समय में, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ साइड में शिफ्ट हो रहा है ना, सनलाइट नॉर्थ में शिफ्ट हो रहा है, तो नॉर्थ में शिफ्ट होते होते इस एरिया को काफी ज्यादा गर्म करने लगता है। तो यहाँ बन जाता है लो प्रेशर जोन और यहाँ बन जाता है हाई प्रेशर जोन। पहली बात बहुत ध्यान से सुनना, हाई प्रेशर जोन। अब ये गर्मी का समय होता है। इस समय क्या होता है कि हवाएं हवाएं यहां से उठती हैं, कहां से, तिब्बतन प्लेटू से। पहले यहां से हवाएं चलनी यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये स्टार्ट होती है और यहां से साउथ वेस्टर्न मानसून लेकर के जाती हैं, ठीक है, और यहाँ भारत में बरसात कराती हैं। लेकिन लेकिन यहां से क्या हो जाता है ना कि एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, क्यों ईस्टर्ली इसका नाम पड़ रहा है, क्योंकि ईस्ट से आ रही है, देख सकते हो आप, ये ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है, तो ईस्टर्ली जेट इसका नाम पड़ गया और ऊंचाई पर चलती है। तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ऊंची हवाएं यहाँ से चलती हैं और इसके तरफ आ रही है मैस्करिन हाई की तरफ, और ये पूरा का पूरा चैनल बना देती है। यही ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जिसको ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट या तेज कह देते हैं, ये क्या कर देता है, इसको और स्ट्रेंथन करता है मैस्करिन हाई को, कि भाई तुम और हवाएं भेजो, और बारिश कराओ, और बारिश कराओ, और बारिश कराओ। तो ये जो होता है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, क्या कर देता है, साउथ वेस्टर्ली मानसून वाले हवाओं को और मजबूती प्रदान करता देता है, ताकि यहाँ पर बरसात हो, ठीक है। ये कब हो रहा है, जुलाई के समय में हो रहा है। तो जेट स्ट्रीम का एक रोल तो ये हो गया। अच्छा, ये कब होता है, सर्दी के दिन में जो होता है ना, ये नहीं होता। सर्दी के दिन में हम अभी देखेंगे यहाँ पर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलता है, ठीक है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जस्ट इसका उल्टा चल रहा है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सर्दी के दिन में क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है ये जो गर्म हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा, और जमीनी हिस्सा हमारे यहाँ ठंडी पड़ रही है, और पानी वाला हिस्सा है कंपेरेटिवली उसका टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ प्रेशर कम होगा, यहाँ प्रेशर हाई होगा। तो यहाँ प्रेशर हाई, यहाँ प्रेशर लो, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, हवाओं का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, तो वहां से वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है। गर्मी में इसी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम को ये ईस्टर वाला जो है, जो ईस्ट वाला है, वेस्ट वाले को भगा देता है, और ये चलना स्टार्ट हो जाता है, और आकर के मैस्करिन हाइकर को क्या कर देता है, और ज्यादा स्ट्रेंथन देता है कि भाई तुम भेजो साउथ वेस्टर्नली को, साउथ वेस्टर्न वाले को, और हमारे यहाँ बारिश कराए। ये पूरा का पूरा सर्कल चलता है, ठीक है। ऐसे चलता है हमारा मानसून का पूरा पूरा सिस्टम। ये पूरा कंसेप्ट आपको अगर समझ आ गया है तो बताओ, वैसे और भी रिपीट करेंगे हम इसको, ठीक है।
अब आगे आ जाते हैं। अब तुमने ये देख लिया कि भारत में साउथ वेस्टर्ली विंड आ रहे हैं जो कि यहाँ पर मानसून लेकर के आ रहे हैं और यहाँ पर बारिश करा रहे हैं। कहाँ पर? वेस्टर्न घाट। सबसे पहले ये जो हवाएं हैं कहाँ पहुंचती हैं? सबसे पहले मानसून कहाँ पहुंचता है? तो 1 जून को केरला में पहुंचता है। ये ध्यान रखना, ये डेट पूछा गया है। 1 जून को कहाँ पहुंचता है? केरला में पहुंचता है। और उसके बाद धीरे धीरे मुंबई कोलकाता में 10 से 13 जून पहुंच जाता है और मिड जुलाई में पूरे पूरे सब कंटिनेंट में फैल जाता है। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ये देख सकते हो। 1 जून के आसपास ये रहा 1 जून, तो 1 जून के आसपास ये केरला का कोस्ट है, यहाँ पर सबसे पहले हमला बोलता है। और यहाँ क्या है? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर झमाझम बारिश होती है। पूरा पूरा क्या है? वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो झमाझम बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है। धीरे धीरे इसी के सहारे ये आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है और 5 जून के आसपास इस वाले एरिया में, कर्नाटका और बाकी एरिया में, और 13 आपने देखा ना, 13 जून के आसपास आपके मुंबई और उसके आसपास के एरिया में बारिश कराता है और जुलाई के समय में पूरा व्यापक रूप से ये बारिश कराना स्टार्ट करता है। आप देख सकते हो सबके अलग अलग डेट हैं, आपको ये डेट्स ध्यान रखने हैं। राइट, चलो अब और क्या कंसेप्ट है सर? तो और कंसेप्ट जानो, कुछ और कंसेप्ट जानो। एक शब्द आता है ब्रेक इन मानसून। मैंने आपको बताया कि जब ये बारिश स्टार्ट हो जाता है तो बारिश स्टार्ट होने के कारण बीच में अचानक से कई बार 1 दिन, 1-2 दिन या कुछ हफ्ते के लिए बारिश रुक जाता है, उसको हम ब्रेक इन मानसून कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ब्रेक इन मानसून कह देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये ब्रेक क्यों होता है? नॉर्दर्न इंडिया में अलग कारण है, वेस्टर्न कोस्ट में अलग कारण है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? मानसून ट्रफ के कारण, नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ दो इसको, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपके लिए इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, अब क्या बच रहा है? ये हमने देख लिया, ब्रेक इन मानसून देख लिया, सारी चीजें हमने खत्म कर ली। ठीक है, सारी चीजें हमने खत्म कर ली। साउथ वेस्टर्ली मानसून देख लिया, साउथ वेस्टर्ली मानसून को हमने समझ लिया। वापस एक बार रिवीजन करा दो यहाँ पर, चलो वापस से एक बार हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, चलो यहां पर हम वापस से रिवीजन करते हैं। बिल्कुल सिंपली हुआ क्या? सबसे सिंपल, जून जुलाई के महीना में धूप आया, यहाँ गर्मी पड़ी, गर्मी पड़ने के कारण प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण हवाएं ऊपर की तरफ उठी, ऊपर उठने के कारण यहाँ प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ। और हमने एक चीज और देखा कि ये जो आईटीसीजेड था वो कहाँ शिफ्ट हो गया है? वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, आईटीसीजेड यहाँ शिफ्ट हो गया। अब आईटीसीजेड यहाँ शिफ्ट हुआ तो जो हवाएं साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स थी वो भी इधर की तरफ आने की कोशिश करेंगी। अब ये साउथ ईस्टर्न जो ट्रेड विंड्स थी ये बेचारी किधर की तरफ जानी चाहिए? लेफ्ट साइड में, लेकिन चूंकि ये इक्वेटर को पार करके यहाँ आ रही है तो अब ये किधर मूव करने लगती है? राइट साइड में मूव करने लगती है। तो इसलिए इनका डायरेक्शन कैसा हो जाता है? ऐसा डायरेक्शन हो जाता है, ऐसा डायरेक्शन हो जाता है, ऐसा डायरेक्शन हो जाता है। इस डायरेक्शन को हम साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन कह देते हैं। अब ये जब भारत में आती हैं तो यहाँ पर है इंडियन सॉरी अरेबियन सी, अरेबियन सी यानी अरब सागर। अरेबियन सागर में क्या हो रहा होगा? वाष्पीकरण हो रहा होगा, इवापोरेशन हो रहा होगा, तो वहां से पानी, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर ऊपर होंगे, तो ये हवाएं उस मॉइस्चर को पकड़ती हैं और धीरे धीरे आकर के यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट से जब टकराती हैं तो वेस्टर्न घाट क्या है? ऐसे चट्टान है। ठीक है, तो उनका सहारा लेकर के ये ऊपर की तरफ चढ़ती हैं। ऊपर चढ़ने के बाद तुम्हें पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन यानी बादल बनेंगे। बादल बनेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर घनघोर वर्षा हो जाएगी, जिसको हम प्रेसिपिटेशन कह देते हैं। तो इस वेस्टर्न घाट के पश्चिमी साइड में घनघोर वर्षा हो जाती है, जबकि पूर्वी साइड में रेन शेडो एरिया बन जाता है, जिसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम कम बारिश वाला एरिया कह देते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे यही हवाएं आगे बढ़ती हैं और एक हिस्सा इसका किधर चला जाता है? ये एक हिस्सा चला जाता है बे ऑफ बंगाल की तरफ। बे ऑफ बंगाल की तरफ जब ये जाता है तो हम देखेंगे कि 2 हिस्से हो गए, एक हो गया अरेबियन सी वाला और एक हो गया बे ऑफ बंगाल वाला हिस्सा। आप देख सकते हो यहाँ पर कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ ये रहा कि 2 तरह के ब्रांचेज, एक तो अरेबियन सी वाला और एक बे ऑफ बंगाल वाला। जैसे आप देखो कि अरेबियन सी वाला ब्रांच आया, आगे आ जाओ यहाँ पिक्चर, ये आया अरेबियन सी वाला ब्रांच, यहाँ देखो यहाँ आया, तो वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट के पश्चिमी साइड में यहाँ पर घंघोर बारिश हुई, खूब बारिश हुई, यहाँ पर खूब बारिश हुई। जबकि ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा ये पूरा पूरा सूखा रह गया। ठीक है, तो ये जनरली क्या हो जाता है? कुछ तो हवाएं यहाँ पर बारिश कराती है और कुछ हवाएं ये जो है आगे सीधा निकल जाती हैं। सीधा निकलने के बाद क्या हो जाती है? एक तो हवा ऐसे टर्न करे, कुछ हवा ऐसे आकर के सीधा ऐसे निकल जाएंगी, कुछ हवाएं ऐसे आगे चली जाएंगी। तो एक हवा जो कि इधर साइड टर्न करेगी, जो कहाँ घुसेगी? ये है कौन सा? सतपुड़ा, सॉरी विंध्या, यह है सतपुड़ा, इनके बीच में जाती है, इनके बीच से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर कौन है? नर्मदा तापी वैली है, तो एक ब्रांच यहाँ से होकर के गुजरती है। ठीक है,
तो इस रीजन में भी बारिश होती है और इस रीजन बारिश देखने को मिलती है। एक ब्रांच ये सीधे सीधे आगे निकल गई, ठीक है, और एक यहाँ पर आ जाती है छोटा नागपुर प्लेटू होती हुई, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कैसे यहाँ से एक ब्रांच जो आया है ये क्या हो गया, यहाँ पर है अंडमान निकोबार, यहाँ पर अंडमान निकोबार, और यहाँ पर आपको पता है म्यांमार है, म्यांमार है। तो म्यांमार के पास एक अराकन की पहाड़ी है, मैंने आपको बताया था अराकन की पहाड़ी है। ये जब यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर अराकन की पहाड़ी से टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया, ये भी ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया, ये भी क्या हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। तो ऊपर की तरफ चलने के बाद ये जब यहाँ आते हैं तो इसको हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब आप इस पूरे डिविजन में देखोगे क्या कि ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा सूखा रह गया, इसलिए तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बारिश आया, वेस्टर्न घाट ने रोक लिया। बाकी यहाँ से जो पानी है वो सीधा निकल गया, क्योंकि यहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए सीधा निकल गया, ठीक है। और ये जो हवाएं बे ऑफ बंगाल वाली थी ये भी ऐसे निकल गई पैरेलल, क्योंकि यहाँ पर ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट अगर ऐसे होती तब तो इसको रोकती, ईस्टर्न घाट ऐसी है, तो ये पैरेलल इसके निकल जाता है। अब इसके निकलने के कारण ये सब का जाकर के कहां पर मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये कहां पर आएंगे, ये आप देख सकते हो, ये हो गया आपका बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच, ये आता है यहाँ पर, ये मेघालय प्लेटू है, यहाँ पर है गारो खासी जयंतिया, यहाँ पर आने के बाद इससे टकराते हैं, ये हिमालयन रीजन है, इससे आकर के टकराते हैं, टकराने के बाद ये दो हिस्सों में बट जाते हैं, दो हिस्सों में बट जाते हैं, और ये चला जाता है किधर, ये चला जाता है आपके इधर साइड में, ये देख सकते हो आप इधर साइड में आ रहा है, तो आ रहा है आपके गंगा वाले प्लेन वाले साइड में, ठीक है, यह आता है गंगा बिहार वाला, और बिहार हो गया, यूपी हो गया, आपका दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, इस क्षेत्र में आता है और इधर बारिश करा देता है। जैसे जैसे इधर की तरफ जाएगा इसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। वैसे ही जो एक एक इसका हिस्सा है वो राइट साइड में स्प्लिट किया है, राइट साइड में गया है, तो ये इस हिस्से में बारिश करा देता है। यहाँ पर क्या है, हिमालय का एक्सटेंशन है जो कि इसको रोक लेता है, और यहाँ पर घंघोर बारिश होती है। तो तुम्हें यहाँ पर पता है कि सबसे ज्यादा बारिश इस मेघालय प्लेटू में कौन बैठा हुआ है, खासी, खासी जो हिल है, गारो खासी जयंती है, वहां पर बारिश होती है। और यहाँ देख लो, हमने देखा गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन, तो यहाँ पर क्या है, सब ब्रांचेज जो देखे हमने, खासी हिल में, गारो खासी हिल्स में, खासी हिल्स में बैठा है कौन, मौसम राम। मौसम राम जो आपने देखा ना, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होने वाला जो एरिया है मौसम राम का, वो यहाँ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर वो घंघोर बारिश होती है इसी की वजह से, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, सारी बातें आपको बता दी। अब आ जाते हैं किस पर, अब आ जाते हैं सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून पर। यहां तक आपको बातें समझ आ गई तो ध्यान दो। पहले एक चीज ध्यान रखना है कि साउथ वेस्टर्न जो मानसून है इसके कारण भारत में 70% बारिश होती है, 70% या उससे ज्यादा जो बारिश होती है, बारिश पानी मिलता है भारत को, वो साउथ वेस्टर्न मानसून के कारण ही मिलता है, ठीक है। सारी बातें मैंने आपको बता दी, सारी चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगी। अब आ जाते हैं रिट्रीटिंग मानसून पर। जैसे आपने देखा कि हवाएं शुरू में क्या हो रही थी, इधर से आई थी, इधर में आई थी, ये गर्मी के सीजन में ऐसा हो रहा था कि भाई साहब सारी हवाएं इधर से आई, इधर से आई, इसको हमने अरेबियन सी ब्रांच कह दिया, इसको हमने बे ऑफ बंगाल ब्रांच कह दिया, और इन्होंने क्या करा, इन्होंने मिलकर के यहाँ पर बारिश करा दिया, ठीक है। अब सर्दी के सीजन में क्या हो जाता है ना, सर्दी के सीजन में धीरे 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 ये हवाएं जो है ये कमजोर पड़ने लगती है, कमजोर पड़ने लगती है, दो कारण होता है। एक तो ये हवाएं कमजोर पड़ने लगी, दूसरा ये हो रहा है जो आईटीसीजेड यहाँ था वो धीरे धीरे शिफ्ट करते 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 वो साउथ में चला जाता है। अब साउथ में जाएगा तो लो प्रेशर नीचे चला जाता है और हाई प्रेशर ऊपर की तरफ आ जाता है। तो हाई प्रेशर ऊपर, लो प्रेशर नीचे, तो इसके कारण क्या हो जाता है, हवाएं इधर से इधर की तरफ चलने लगती है, इधर से इधर की तरफ चलने लगती है, ठीक है। और चूंकि ये भारत जो है किधर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये जो हवाएं हैं ये किधर मूव करेंगी, तो सीधा ना करके ये थोड़ा ऐसे मूव करेंगी। तो ये कौन सा डायरेक्शन है जरा मुझे बताना, इसका पूछ बताओ कौन सा डायरेक्शन में, ये है नॉर्थ साइड, ये है ईस्ट साइड, तो ये है नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में, इसलिए इस विंड को नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स कह देते हैं। और इसके कारण क्या हो जाता है, ये जो हवाएं आ रही हैं ये अरेबियन सागर से आते 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 अरेबियन सागर से क्या करती हैं, बारिश मॉइस्चर उठाती हैं, और यहाँ है ईस्टर्न घाट, तमिलनाडु के तट पर है ईस्टर्न घाट, यहाँ पर बहुत घनघोर बारिश कराती हैं। कब, विंटर के सीजन में, विंटर के सीजन में घनघोर बारिश कराती हैं। अच्छा, इसको हम रिट्रीटिंग मानसून कह देते हैं, या कई बार नॉर्थ ईस्टर्न मानसून कह देते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून कह देते हैं। क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। विंटर के समय में कहां पर, तमिलनाडु कोस्ट पर या कोरोमंडल कोस्ट पर काफी ज्यादा घंघोर बारिश देखने को मिलती है। कब, विंटर के समय में। क्यों, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के कारण, या इसके कारण, रिट्रीटिंग मानसून के कारण। ये दोनों बातों आपको ध्यान में रखनी है। कब हो रहा है ये, अक्टूबर से नवंबर तक। ये कब हो रहा था, साउथ वेस्टर्न मानसून कब आ रहा था, जून से लेकर के सितंबर के बीच में, ठीक है, जून से सितंबर। अब अक्टूबर नवंबर में क्या हो गया, वो हल्की पड़ गई है, तो उसके कारण अब क्या हो गया है, हवाओं का रुख बदल गया है। और आप देख सकते हो
कि जो हवाएं पहले ऐसे आ रही थी अब हवाएं इधर से आ रही है, तो दोनों हवाओं का रिवर्स हो गया ना। इसी रिवर्सल के कारण इनका नाम मॉनसून को हम रिवर्सल विंड्स कह देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं रिवर्सल विंड्स, पहले इधर हाई था तो इधर से इधर, अब इधर हाई हो गया तो इधर से इधर हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। वो सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि यहाँ हाई प्रेशर है, फिर यहाँ से यहाँ आईटीसीजेड नीचे की तरफ मूव कर गया। अब इसका डेट लिखा हुआ है, ये किसका है? रिट्रीटिंग मानसून का डेट है। रिट्रीटिंग मानसून या नॉर्थ ईस्टर्न मानसून का डेट है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो साउथ वेस्टर्न मानसून है उसका इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके कारण क्या हो जाता है ना, कई बार यहाँ चक्रवात बनते हैं, चक्रवात जैसी सिचुएशंस आ जाते हैं। ठीक है, और आप देखोगे यहाँ पर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलता है ईस्टर्न घाट में। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट कैसा है, बिल्कुल ऐसे है, इसमें कोई क्या है, कट नहीं है। जबकि ईस्टर्न घाट में क्या है कि कट है, कट है। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि बीच में भी बारिश, इस वाले रीजन में बारिश देखने को मिलती है, इस वाले रीजन में भी बारिश देखने को मिलती है। कब? विंटर सीजन में, विंटर सीजन में देखने को मिलती है। जबकि गर्मी के समय ये वाला हिस्सा सूखा पड़ा रहता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, चक्रवात जैसी क्या बनती हैं, कंडीशंस बन जाती हैं अक्टूबर नवंबर वाले समय में। तो यहाँ चक्रवात भी आते रहते हैं, आपने देखा होगा उड़ीसा में चक्रवात वगैरह आते रहते हैं। ठीक है, चलो, ये पूरा का पूरा चीजें समझाई गई हैं, कैसे कैसे क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है, वो सारी बातें लिखी गई हैं, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, अब रिट्रीटिंग मानसून के समय में क्या होने लगता है कि अब आसमान जो होता है बिल्कुल साफ होने लगता है और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इधर किधर, साउथर्न साइड में। और लैंड जो है वो क्या हो जाता है, थोड़ी सी नमी आ जाती है। ठीक है, इसको हम अक्टूबर हीट का नाम कह देते हैं, और बाकी सारी बातें हो गई। रेनफॉल पैटर्न की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में आपने देखा कि ठंडी में बारिश नहीं होती है, लेकिन ईस्टर्न साइड में बारिश हो जाती है, या दक्षिणी साइड में बारिश होने के देखने को मिलता है। साइक्लोनिक एक्टिविटी देखने को मिलता है, अंडमान ओशन के आसपास ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह बनते हैं, और उसके कारण सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला क्षेत्र है वो कौन सा है, गोदावरी कृष्णा कावेरी है। इधर काफी ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं और उसके कारण ये चीजें होती हैं। साइक्लोन आने के कारण क्या होता है, तुम्हें पता होगा कि नीचे बन रहा है लो प्रेशर। साइक्लोन एंटी साइक्लोन में बताया है ना, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। ठीक है, याद करो, लो प्रेशर के तरफ क्या हो रहा था, हवाएं इसके तरफ आती हैं। अगर बीच में कहीं लो प्रेशर बन रहा है, लो प्रेशर बन रहा है, तुम्हें पता है कि इधर क्या बन रहा है, समझ ही लो यार, तुम ऐसे मानोगे नहीं। ऊपर में हाई प्रेशर बन गया है, इधर में क्या बना है, लो प्रेशर बना है, लो प्रेशर बना है। अब इधर क्या बन गया है, लो प्रेशर बन गया है सर्दी के दिन में। तो अब हवा इधर से इधर आएंगी, पहली बात। अब लो प्रेशर बनने का मतलब क्या है, लो प्रेशर बनने का मतलब क्या है कि हवाएं जब इसके तरफ आएगी, एक लो प्रेशर मान लो ये सेंटर हो गया, हवाएं इसके तरफ आई। ठीक है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ये क्या हो जाएंगी, थोड़ा राइट में रोटेट कर जाएंगी। यहाँ भी हवाएं आ रही है तो वो राइट में रोटेट कर गई, यहाँ भी हवाएं आ रही है तो वो भी राइट में रोटेट कर गई, यहाँ भी हवाएं आ रही है और राइट में रोटेट कर गई, यहाँ भी हवाएं आ रही है और राइट में रोटेट कर गई। तो ऐसे देखो कि क्या बन गया, एक पूरा का पूरा ऐसे सर्कल बन गया। ऐसा उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कह देते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है ये डायरेक्शन, तो ये साइक्लोन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, समझ आ गई बात। चलो, पूरी बातें मैंने आपको समझाई हुई है, पढ़ाई हुई है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ कंसेप्ट मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। नहीं पढ़ाया आपने तो आप जाकर के मेरे बाकी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, सो इतनी बातें हो गई, ये सारी बातें हमने देख ली। अब आगे जाते हैं ट्रेडिशनल इंडियन सीजन्स पे। ठीक है, भारत में कुछ सीजन्स होते हैं, उससे पहले पहले सबसे पहले वो देख लो, क्या देख लो आप, वो सर्दी वाला सीजन जो छूटा हुआ है उसको खत्म कर लेते हैं। सर्दी के सीजन में क्या क्या होता है देखो, सर्दी का सीजन, सर्दी का सीजन, विंटर विंटर विंटर, कहाँ गया भैया विंटर, हाँ ये रहा विंटर। विंटर वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो विंटर वाला भी हम जल्दी से देख लेते हैं। विंटर या कोल्ड वेदर सीजन में क्या हो जाता है, नॉर्मल सी बात है कि नॉर्दर्न साइड में, उत्तरी भारत में मिड नवंबर में ये आता है, नवंबर के बीचों बीच आता है, और दिसंबर जनवरी में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है, अभी भी खत्म हुआ है। और यहाँ पर जो मीन टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर जो नॉर्दर्न इंडिया का है वो कितना हो जाता है, 21 डिग्री से नीचे ही रहता है। नाइट का जो टेम्परेचर, रात का टेम्परेचर हमारे उत्तरी साइड में क्या हो जाता है, कई बार जैसे पंजाब और राजस्थान के क्षेत्र में आप जाओगे तो पानी जम जाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, नॉर्दर्न साइड में इसका कारण क्या है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। चूंकि पता है ये जो भारत है इसका नॉर्दर्न साइड जो है, ये उत्तरी साइड जो है, ये समुद्र से क्या है, काफी दूर है। तो दूर होने के कारण इसको ये दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है, और दूसरा एक कारण है कि यहाँ पर हिमालय है, यहाँ पर क्या हो जाता है, स्नोफॉल हो रहा है। स्नोफॉल होने के कारण क्या होता है, उसके कारण भी ठंडी बढ़ जाती है। ठीक है, और एक और कारण होता है, फरवरी के आसपास क्या हो जाता है कि कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से कुछ ठंडी हवाएं चलती हैं, वो क्या कर देती हैं, फ्रॉस्ट। ठीक है, फ्रॉस्ट यानी पाला लेकर के आती हैं, और कुछ फॉग, कोहरा वगैरह लेकर के आती हैं, और उसके कारण भी ये सारा चीज देखने को मिलता है।
और पेनिनसुलर रीजन में क्या होता है, अलग होता है सिनेरियो। पेनिनसुलर रीजन यानी नीचे वाले हिस्से में यहाँ ज्यादा सर्दी देखने को नहीं मिलती है और सीजन चेंज काफी कम देखने को मिलती है। जैसे तिरुवनंतपुरम की अगर बात करो तो आप जनवरी में 21 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलेगा, जबकि जून में 29.5 डिग्री। तो ज्यादा फर्क यहाँ देखने को नहीं मिलता है साउदर्न साइड में, ठीक है। ऑप्टिमम लगभग एक जैसा टेम्परेचर ही पूरे साल देखने को मिलेगा। और वेस्टर्न घाट भी काफी काफी मेजर रोल प्ले कर देता है। और आगे बढ़ जाए तो लाइट विंड्स यहाँ पर चलती हैं, ठीक है। टोपोग्राफी जो वहां का आता है वो प्रभावित करता है। जो इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है वह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि समझना। यहाँ देखो, ये है मेडिटेरेनियन सागर या मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पर क्या होता है कि सर्दी के दिनों में चूंकि चूंकि यहाँ पर एक चक्रवात बनता है, हवाएं तेज चलना स्टार्ट होती हैं और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट हो जाती हैं। जो आपने पढ़ा ना कि सर्दी के समय में यहाँ पर वेस्टर्न जेट स्ट्रीम चलता है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वो यही इसी कारण होता है। तो मेडिटेरेनियन सी से क्या हो गया, एक तेज हवा चलनी स्टार्ट हुई और ये चलते चलते ब्लैक सी से पानी उठाती है, कैस्पियन सी से पानी उठाती है और ये करते करते ये आगे की तरफ बढ़ती है। अब इसके हम क्या नाम दे देते हैं, क्योंकि ये भारत के वेस्ट साइड में है, वेस्ट से आ रही है, तो हम इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नाम देते हैं। क्यों हुआ, डिस्टर्बेंस के कारण, तो वहां से आ रही है। अब होता क्या है कि कई बार ना ये बरसात करा देती है। कहाँ कहाँ पर बरसात करा देती थी समझना। ज्यादातर एरिया तो सूखा सूखा रह जाता है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ देखो, जब ये आएगी हवा लेकर के, यहाँ से पानी भले ही लेकर के आए, लेकिन यहाँ है क्या, हिमालय वाला एरिया, तो ये ऐसे पैरेलल होकर के सट करके निकल जाती है। हालांकि जो हमने देखा नॉर्थ ईस्टर्न जो विंड्स चलेंगी वो इसको लेकर के आगे बढ़ेंगी और खुद यहाँ लेकर के बारिश करवाएंगी, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या क्या होता है। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न साइड में इसके कारण क्या हो जाता है कि टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिलेगा, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन जो आपने देखा है मेडिटेरेनियन सी में, वो क्या करता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इस एरिया को प्रभावित कर देता है। अच्छा, इसमें जो बारिश होती है ना, वो रबी के फसल के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या सर्दी में जो बारिश होगी वो रबी क्रॉप के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूछा गया आपसे, ठीक है। यही क्या कर देते हैं, हिमालयन रीजन्स में जो निचले हिमालय क्षेत्र है वहां पर स्नोफॉल कराती है, ठीक है। और आगे बढ़ जाए तो जैसे जैसे ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगी, वैसे वैसे जो रेनफॉल है, बरसात है, वो घटनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे ये नॉर्थ से साउथ की तरफ भी जाएगी, तब भी ये बारिश घटना शुरू हो जाती है। उदाहरण देख लो, दिल्ली में 53 मिलीमीटर बारिश कराती है, पंजाब में 25, बिहार में 18। देख रहे हो आप, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वो चीजें देखने को मिलती है। अब आगे आ जाओ, सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में क्या हो जाता है, ओकेजनल कभी कभी बारिश करवा देता है। अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाता है, कई बार 25 से 30-50 मिलीमीटर ये बारिश करवा देता है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर के समय में क्या होता है, जैसे आपने देखा ना कि नॉर्थ ईस्टर्न जो मानसून वाला है वो इधर से गुजर रहा होता है, ये जाकर के इससे मिलता है और ये क्या कर देता है, मिल करके ये इसको लेकर के नॉर्थ ईस्टर्न इधर चला जाता है, ठीक है, इधर चला जाता है, ठीक है। और ये आकर के तमिलनाडु को, साउथ का आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, साउथ ईस्ट केरला जो सूखा पड़ गया था साउथ वेस्टर्न साइड में साउथ वेस्टर्न मानसून के दौरान, उन सब पर ये बारिश करवा देता है। तो इतना ध्यान रखना, इतनी बातें मानसून के बारे में ध्यान में रखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा और कई बार मैंने रिपीट भी कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। बाकी चीजें एक बार पढ़ लेना, फैक्चुअल जो डेटा है, मेन है जो कंसेप्ट वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जो फैक्चुअल चीजें इसमें लिखी गई हैं सारी बातें पढ़ लेना, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, सीजनल। हाँ, अब देखो यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत में ना कुछ पारंपरिक ऋतुएं चलती हैं, जैसे 2-2 महीने का, खास करके नॉर्दर्न साइड में, क्योंकि साउथ एरिया में हमने देखा कि साउथ में ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता। नॉर्थ साइड में ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है, टेम्परेचर में, क्लाइमेट में, कई सारी चीजें। तो इसमें 2-2 महीने के 6 सीजन बनाए गए हैं, 2-2 महीने के 6 सीजन बनाए गए हैं। इन 6 के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे सबसे पहला वसंत ऋतु, कौन सा है, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु ये कब होता है, मार्च अप्रैल के महीना में, ठीक है, मार्च अप्रैल के महीना में। इसमें 2 महीने आ जाते हैं, चैत और वैशाख का। चैत जो होता है हिंदी का सबसे पहला महीना है, तो ध्यान रखना है 2 महीने चैत्र और वैशाख के। और अंग्रेजी या ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात करें तो मार्च और अप्रैल का महीना अभी आने वाला है, ठीक है, ये पहला महीना होता है दोनों। इसके बाद आ जाता है वसंत के बाद आता है ग्रीष्म ऋतु। तुम्हें पता है मार्च अप्रैल के बाद गर्मी आ जाएगी, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी। तो उस समय कौन कौन सा महीना आता है, जेठ और आषाढ़ का महीना आ जाता है, ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना आता है मई और जून के समय में। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ जाओ तो वर्षा ऋतु, गर्मी के बाद बरसात शुरू होगी।
कौन कौन सा? श्रावण और भाद्र। श्रावण तो तुम्हें याद ही होगा, बरसात होगी, फिर महादेव जी के यहाँ सब जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला मौसम आता है कब? जुलाई अगस्त में आ जाता है। फिर जैसे बरसात खत्म होगी तो शरद ऋतु आ जाती है, कब? अश्विन और कार्तिक के समय, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। इसके बाद हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु कब आती है? आती है आपकी मार्गशीर्ष और पौष के समय में, कब? नवंबर दिसंबर में। इसके बाद सर्दी स्टार्ट हो जाती है और शिशिर यानी सर्दी पड़ती है माघ और फागुन वाले समय में। फागुन में सर्दी खत्म हो जाती है। फागुन अंतिम महीना है हिंदी महीना का, जिसमें क्या हो जाता है, जिसके अंत में हम क्या देखते हैं, आपका होली मनाया जाता है, ठीक है। और जनवरी फरवरी ये महीना होता है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं, जो भारत में रेनफॉल आपने देखा ना, वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है समझना। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि कहां पर कितनी बारिश हो सकती है, जरा मुझे बताना। जैसे भारत में जो एनुअल रेनफॉल है, वार्षिक जो वर्षा है, वो 125 सेंटीमीटर देखी गई है, ठीक है। और कई जगह पर अलग अलग अमाउंट में बारिश देखने को मिलती है। जैसे कुछ एरिया ऐसे जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। जरा सोच के बताओ सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती होगी? कुछ एरिया ऐसे जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर, कुछ एरिया ऐसे जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर, कुछ ऐसे जहाँ 50 से भी कम। जरा मुझे सोचकर बताओ, ये भारत है, भारत है, ये हो गया इसका कोस्टल एरिया। तो सबसे ज्यादा बारिश एक तो यहाँ पर देखने को मिलेगी वेस्टर्न घाट में। दूसरा कहाँ था हॉट स्पॉट? ये वाला एरिया जहां पर आकर के हवाएं टकरा रही थी मानसून वाले, ठीक है। तो यहाँ पर बारिश देखने को ज्यादा मिलेगी। फिर ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि वेस्ट कोस्ट वाला एरिया वेस्टर्न घाट का, और सब हिमालय एरिया यानी नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, जैसे मेघालय का हिल हो गया, गारो खासी जयंती हो गया, इन एरिया में क्या हो जाता है, झमाझम बारिश होती है। कितना? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। खासी जयंती सबसे बढ़िया एग्जांपल है, 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा यहाँ बारिश हो जाती है। ब्रह्मपुत्र वैली में काफी बारिश होती है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं आगे। 100 से 200 सेंटीमीटर मतलब उससे कम कहां बारिश होगी? तो गुजरात वाले एरिया में, तमिलनाडु वाले एरिया में और पेनिनसुलर एरिया में, जैसे उड़ीसा, झारखंड, बिहार और नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरिया में, ठीक है, नॉर्दर्न गंगा वाले एरिया में। उसके बाद 50 से 100 सेंटीमीटर कहाँ होता है? जैसे उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये वाला जो क्षेत्र है उसमें, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हो कि 400 सेंटीमीटर से ज्यादा कहाँ पर बारिश हो रही है। सीजनल रेनफॉल देख लो, पहले सीजन का देख लो फिर एनुअल देखेंगे। सीजनल में क्या हो जाता है, ये देखो, यहाँ है कौन? गारो खासी जयंतिया। तो यहाँ पर आकर के वो हवाएं लड़ रही थी, टकरा रही थी, तो यहाँ पर भयंकर बारिश होती है। तो 400 सेंटीमीटर से ज्यादा पहला यहाँ। दूसरा ये देखो वेस्टर्न घाट में कुछ एरिया में जहाँ डायरेक्ट हवा आकर के टकरा करके बादल बना करके बारिश करा रही थी, वहां पर भी 400 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। उसके अलावा एक जोन है 200 से 400 सेंटीमीटर, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। और वेस्टर्न घाट का ही एरिया, तो यहाँ पर भी बारिश काफी ज्यादा ठीक ठाक अमाउंट में होती है। इसके बाद 100 से 200 सेंटीमीटर थोड़ा कम वाला एरिया कौन सा है? तो ये वाला आप देख सकते हो, गंगा वाला एरिया। ये आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश वाला एरिया कुछ हिस्सा हो गया, यूपी का कुछ हिस्सा हो गया। तो ये वाले एरिया में 100 से 200 सेंटीमीटर आप देख सकते हो। उसके बाद आ जाता है 60 से 100 सेंटीमीटर, यानी ये मेन सेंटर वाला एरिया, ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। 60 से 100 सेंटीमीटर ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। ये वाला 100 के ऊपर वाला ये है 60 से 100 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। उसके बाद आता है 40 से 100 सेंटीमीटर, 40 से 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ देख सकते हो गुजरात का नीचे वाला हिस्सा 40 से 60 सेंटीमीटर। उसके अलावा ये देख सकते हो आप कर्नाटक और महाराष्ट्र के पास वाला एरिया है, ठीक है। तो ये सब एरिया में क्या हो जाता है, यहाँ पर पड़ता है क्या 40 से 60 सेंटीमीटर। और ये देख सकते हो रेन शेडो जो एरिया है, यहाँ पर भी 40 से 60 सेंटीमीटर बारिश होती है। 20 से 40 यानी उससे भी कम, ये रेन शेडो एरिया है ना, तो 20 से 40 सेंटीमीटर काफी बारिश होती है। और 0 से 20 यानी यहाँ वाला एरिया, ये दोनों साइड से बेचारा बच गया है, तो यहाँ पर बारिश हुई ही नहीं। वेस्टर्न घाट ने इधर रोक लिया, ईस्टर्न घाट ने इधर रोक लिया, ये वाला हिस्सा सूखा पड़ गया। ये वाला हिस्सा राजस्थान का सूखा पड़ेगा। यहाँ है अरावली पर्वत, अरावली से जब हवाएं आती है तो ये पैरेलल निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बारिश होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर अरावली ऐसे हो तब तो यहाँ पर बारिश कराए, अरावली ऐसे है तो जो हवाएं इधर से आ रही थी ना वो इसके पैरेलल निकल जाती है, पैरेलल निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ बारिश नहीं हो पाती और ये सूखा पड़ जाता है, राइट राइट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये बातें होगी। अब ये तो सीजनल था, अब देखो एनुअल, एनुअल की बात कर लें तो अभी हमने देखा 200 से ज्यादा कहाँ बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये वाले हिस्से में, ये वाले हिस्से में, ये देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा और वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा। पूरा देखो, पूरा देखो पिक्चर में, एक सेकंड, ये देखो। तो वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा और नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा सबसे ज्यादा बारिश। उसके बाद कौन आ जाएगा 100 से 200 सेंटीमीटर, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा। उसके बाद 50 से 100 सेंटीमीटर कौन हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये 50 से 100 सेंटीमीटर। उसके बाद 50 से भी कम कौन सा है, तो ये रेगिस्तान वाला हिस्सा, ये वाला बीच वाला हिस्सा, ये दोनों साइड से बेचारा छिप गया है, ये वाला हिस्सा। तुम खुद ही बता पाओगे कहां पर कितनी बारिश होगी, इतना ध्यान में हो गया होगा, आई होप सो, ठीक है।
ठीक है। ये सारी बातें मैंने बताई। जैसे 50 से कम कहाँ पर होती है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लद्दाख, ये वाले हिस्से में, वेस्टर्न राजस्थान में ये सब में 50 से कम बारिश होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। राइट, आगे बढ़े। चलो, ये सारे मैंने समरी बनाकर भी लिख दिया है। अब आगे आ जाते हैं। अब क्या देखना है? मॉनसून और उसका इकोनॉमिक लाइफ पर प्रभाव क्या हो जाता है भारत में, वो देख लो। जैसे भारत का जो एग्रीकल्चर है वो उसका भारत की जो पॉपुलेशन है उसका 64% पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पर निर्भर निर्भर करता है। ठीक है, और भारत एक कृषि प्रधान देश है। और ये कृषि करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मॉनसून। भारत के जो मेजर है, तकरीबन 70% जो किसान हैं या 70% जो हमारे यहाँ कृषि होती है वो साउथ वेस्टर्न मानसून पर आधारित है, निर्भर है। ठीक है। अब टेम्परेचर स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रॉप डाइवर्सिटी, अलग अलग मौसम के करना, अलग अलग क्रॉप देखने को मिलता है। ठीक है, और कई जगह पर सूखा, कई जगह बाढ़ आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। सॉइल इरोजन, विंटर रेनफॉल, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग वैसे मैंने आपको डिटेल में करवाया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने ओवरव्यू लिया हुआ है, तो देख लो। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे उदाहरण के तौर पर कि ये था हमारा अर्थ, ये है एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर होता क्या है? सोलर हीट आता है। बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है। सोलर हीट आता है। ठीक है, हीट आने के बाद क्या होता है? हीट बजट में पढ़ा था आपको कि कुछ हिस्सा शुरू शुरू में निकल जाता है, ऊपर ऊपर ही ट्रांसफर हो जाता है, कुछ अर्थ तक पहुंचता है। अब अर्थ इसको क्या कर देता है? वापिस भेजता है, एटमॉस्फेयर इसको ट्रैप कर देता है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, इस एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे गैसेस हैं जो इसको बाहर निकलने ही नहीं देते। क्योंकि हमें क्या करना है, जितना अगर 100 यूनिट सूरज से एनर्जी आया है तो उसको 100 यूनिट वापस भेजना है। क्यों? अगर नहीं भेजेंगे तो ये पूरा का पूरा हिस्सा गर्म होने लगेगा। ठीक है, तो अब ये क्या कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे गैसेस हैं जो इस रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं और इसको बाहर नहीं जाने देते। इसके कारण क्या हो जाता है, ये ओवरऑल टेम्परेचर पूरे पृथ्वी का बढ़ रहा है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं और उन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कह देते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताया हुआ है। अब आगे बढ़ जाएं, इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। इनके बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, जो जो बातें यहाँ लिखी गई है। ठीक है, सो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने देख लिया, ग्रीन हाउस गैस के कारण होता है। अब ग्रीन हाउस गैसेज जो होता है धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसमें सबसे मेन गैस मैंने आपको बताया था वो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्यों निकल रहा है? उसका सबसे मेन कारण कौन सा है? फॉसिल फ्यूल्स, यानी जीवाश्म ईंधन का जलना सबसे मेन सोर्स है। किसका? CO2 का। ठीक है, और CO2 धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में बढ़ते जा रहा है, जो कि 0.03% के आसपास आई थिंक हुआ करता था। और अभी उसके अलावा और कौन कौन से मेन गैसेस हैं? तो मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। मैंने सबके बारे में बताया हुआ था। कौन कितना ज्यादा है मुझे कमेंट में बताना है। एक पूरा का पूरा सीक्वेंस पता करके मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, किसका परसेंटेज कितना है, किसका परसेंटेज उससे कम है, किसका परसेंट, पूरा सीरीज में मैंने बताया हुआ था। ठीक है, ये बातें हो गई। इन सारे गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कह देते हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? CO2 को एब्जॉर्ब कर देती हैं। जो रेडिएशन जा रही है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके कारण क्या हो जाता है? गर्मी बढ़ जाती है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कह देते हैं या ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक तरीके का प्रभाव है, कंसिक्वेंस है, परिणाम है। ठीक है, इसके कारण देखने को मिलेगा क्या आपको कि कई सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ठीक है, और मीन एनुअल जो सरफेस टेम्परेचर है पृथ्वी का वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे एज्यूम किया गया है कि 2100 साल तक जब हम पहुंचेंगे तो हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री तक बढ़ चुका होगा। ठीक है, हालांकि हम अभी 25-26 साल ही गुजरा है इस सदी का, जिसमें हम 1.5 डिग्री ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके नुकसान क्या क्या है? सी लेवल राइज हो रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? ग्लेशियर्स पिघलेंगे, बर्फ पिघलेंगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? जो समंदर का लेवल है वो बढ़ेगा। समंदर का लेवल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं हमारे पास, जो एरिया है, जो तटीय क्षेत्र है, वो क्या हो जाएंगे? डूबने शुरू हो जाएंगे। तो कई सारे प्रभाव देखने को, जीव जंतु से प्रभावित होंगे। ठीक है, बीमारियां ऊपर को आएंगी। ठीक है, कई सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी, एग्रीकल्चर पैटर्न बदल जाएगा। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं एल्निनो और भारत पे प्रभाव। एल्निनो के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। एल्निनो का दूसरा नाम क्या है? चाइल्ड क्राइस्ट। एल्निनो क्या है समझो। हालांकि ये भी मैंने डिटेल में करवाया हुआ है। इस सब का एप्लीकेशन यहाँ बता रहा हूँ मैं, सब कुछ मैंने डिटेल में करवाया हुआ है। तुम्हें बताया था, ब्रीफ में देख लो कि यहाँ पर एक करंट चलता है। नॉर्मली एक करंट चलता है जिसका नाम है पेरुवियन करंट, या इसी का दूसरा नाम है हम्बोल्ट करंट। कैसा, क्या नाम है? हम्बोल्ट करंट। ये क्या है? कोल्ड करंट है। कैसा है? कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट है तो इसका यहाँ पर क्या होता होगा? ठंडी होती हुई तो प्रेशर हाई होता होगा, हाई प्रेशर होता होगा। और इधर साइड में यानी आपके ऑस्ट्रेलियन साइड में क्या हो जाता है?
लो प्रेशर जोन बनता है। लो प्रेशर जोन बनता है तो इसके कारण ये हवाएं यहाँ से इधर की तरफ चलती हैं, यहाँ से इधर की तरफ चलती हैं। ठीक है, ये नॉर्मली ऐसा होता है, हमने देखा हुआ है पूरा का पूरा। और यहाँ से एक हवा चलती है, पूरा पूरे सर्किल बनता है। एक समय आता है जिसको हम कह देते हैं एलिनो। एलिनो क्या कर देता है, इस पूरे सीक्वेंस को ही बदल देता है। यहाँ जो टेम्परेचर कम हुआ करता था और यहाँ टेम्परेचर ज्यादा हुआ करता था, यहाँ कम हुआ करता था, अब ये दोनों में अंतर आ जाता है। यहाँ की जो हवाएं होती है उनको गर्म करने लगता है, क्या हो जाता है, गर्म होने लगता है। गर्म होने के कारण क्या हो जाता है, ये जो पेरुवियन करंट है ये गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण यहाँ जो टेम्परेचर होता है ये ज्यादा ज्यादा होगा तो हवाएं ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा और यहाँ का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो आप हवाओं का सीक्वेंस देख रहे हैं तो ये उल्टा हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ चलने लगता है। इस सीक्वेंस को या इस सीरीज को या इस इवेंट को हम एल नीनो ईयर कह देते हैं। ये 3 से 5 साल में एक बार होता है। ये दिसंबर के समय में होता है, यानी आपको पता है 25 दिसंबर के आसपास क्रिसमस डे मनाया जाता है, तो उसके समय होता है, इसलिए इसको कह देते हैं कि क्रिसमस चाइल्ड है ये, क्योंकि इस एरिया में काफी जगह इसको फायदा भी पहुंचाता है। सदर्न अमेरिका में इसके कारण बाढ़ भी आ सकता है और भारत में इसके कारण सूखा भी पड़ सकता है, ये भी देखना है आपको। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सदर्न अमेरिका में इसके कारण बाढ़ भी आ सकता है। ठीक है, अब आ जाओ, समझ गया हो तो यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ये बातें मैंने बता दी, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। ओशनी करंट मैकेनिज्म आपको बता दिया, इसको बता दिया, ये भी बता दिया। ठीक है, ये भी बता दिया। ठीक है, अब ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। भारत में देख लिया कि इसका प्रभाव क्या हो जाता है कि कई सारे, एक तो ये करेगा कि मानसून को डिले करा देगा, 5 से 12 दिन या उससे ज्यादा भी डिले करा सकता है ये। ठीक है, उसके अलावा उसके कारण यहाँ सूखा पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। सदर्न ओसिलेशन यही होता है यहाँ पर। पूरा का पूरा ये जो आप देख रहे हो ना, तहीती जो रीजन है, तहीती रीजन जो आप देख रहे हो, तहीती। ठीक है, तहीती रीजन और एक रीजन पड़ता है आपका कहाँ गया, पोर्ट डार्विन। ठीक है, पोर्ट डार्विन पड़ता है आपका इधर, पोर्ट डार्विन पड़ता है इधर और इधर पड़ता है तहीती रीजन। तो इनके बीच में ये साइकिल पूरा का पूरा चल रहा है, इसको हम सदर्न ओसिलेशन कह देते हैं। पूरा का पूरा घूम रहा है, वही जो आपने देखा ना सर्कल, वही वाली बात है। हमने देखा था ना ईएनएसओ, एल नीनो एंड सदर्न ओसिलेशन, बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। तो भारत में इसका प्रभाव आपने देख लिया। अब आ जाते हैं, एक संस्था है जिसका नाम है आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या आईएमडी। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1875 में। इसका काम क्या है सर, सबसे पहले ये जान लो कि इसके जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। इसको कौन रेगुलेट करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस या जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है वो इसको रेगुलेट करता है। इसका मेन काम क्या है कि जो मौसम है उसको फोरकास्ट करना, उसके बारे में बताना, पूर्वानुमान देना और उसकी भविष्यवाणी करना। ठीक है, साइक्लोन का वार्निंग ये सब देता है कौन, आईएमडी देता है। ठीक है, और इसके लिए 16 इंडिकेटर्स यूज करता है। 16 इंडिकेटर्स के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि 16 इंडिकेटर्स यूज करता है, क्योंकि आपसे स्टैटिक फैक्ट्स में ये चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, कई बार ये नंबर बदल दिया जा सकता है या कुछ और बदल दिया जा सकता है, बट 16 इंडिकेटर्स यूज करते हैं। और ये एल नीनो और सदर्न ओसिलेशंस को भी रीड करता है कि अगर वो आने वाले हैं तो उनके बारे में भी ये बताता है। इसमें क्या होता है, डॉपलर रडार्स वगैरह यूज किए जाते हैं, सैटेलाइट्स यूज किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये हायर सिलेबस में चला जाता है। ठीक है, अब आ जाओ, ये मैंने वैसे तो ऑलरेडी करा रखा है, बट फिर भी मैंने सोचा एक बार रिविजन करा देता हूँ कि भारत का जो क्लाइमेट है कोयपन के हिसाब से कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो फटाफट रिवीजन करा देता हूँ, हालांकि मैंने ये कराया हुआ है, वही वाला सेम चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। 6 मेजर क्लाइमेटिक टाइप्स है भारत में जो कि पाए जाते हैं। सबसे पहला है एएम क्लाइमेट। ए से क्या होता है, ट्रॉपिकल, एम से मानसूनल। तो भारत में एक क्लाइमेट पाया जाता है एएम, जिसको हम ट्रॉपिकल मानसून कह देते हैं। पहले ग्राफ में देख लो, ये रहा ग्राफ। ठीक है, तो एएम कहाँ गया, एएम। ठीक है, चलो, ये 8 वाला क्लासिफिकेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला। तो एम वाला हिस्सा जान लो, एम वाला कौन सा होगा, जहां पर बारिश होती होगी, जहां पर बारिश होती है। दूसरा होता है एडब्ल्यू वाला हिस्सा। तो एडब्ल्यू वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, तो ट्रॉपिकल सवन्ना हिस्सा कहलाता है। ये ट्रॉपिकल सवन्ना हिस्सा कहलाता है। इसकी खासियतें क्या क्या होती है देख लो। ट्रॉपिकल सवन्ना या वेट एंड ड्राई कहलाता है। ये कहां पर, सेंट्रल इंडिया में, डेक्कन प्लेटू में और कुछ पेनिनसुलर पार्ट में पाया जाता है। बीडब्ल्यूएच और बीएसएच याद आ रहा है, बी का मतलब क्या हो गया, देखो, डब्ल्यू का मतलब आपका डिजर्ट हो जाएगा, एस का मतलब सेमी एरिड हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। तो ये कहाँ पाया जाता है, डिजर्ट कहाँ पाया जाता है, थार डिजर्ट वाले एरिया में बीडब्ल्यूएच। और बीएसएच कहाँ पाया जाता है, सेमी एरिड एरिया, पंजाब हरियाणा राजस्थान के कुछ मार्जिन पर और कुछ और हिस्से पर पाया जाता है। ठीक है, और सी डब्ल्यू जी जो क्लाइमेट होता है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिक
ट्रॉपिकल क्लाइमेट ये कैसा हो जाता है, ये नॉर्दर्न प्लेन में पाया जाता है, यूपी बिहार वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ईटी टुंड्रा क्लाइमेट, ये ऊंचाई पर पाया जाता है, ठंडे एरिया में जैसे हिमालय वगैरह में पाया जाता है। देखो डिटेल में देख लो थोड़ा सा। एम क्लाइमेट ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कह देते हैं। इसमें क्या होता है, हेवी रेनफॉल होती है कब, गर्मी के दिन में। क्यों होता है, साउथ वेस्टर्न मानसून के कारण। अब समझ में आ रहा है कि क्या होता है साउथ वेस्टर्न मानसून। इसमें क्या हो जाता है कि सूखा सीजन जो होता है ठंडी में काफी छोटा होता है। ये बातें ध्यान रखने, कहां पर होता है, वेस्टर्न कोस्ट पर होता है। अब पता चल गया क्यों होता है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में होता है, पता चल गया क्यों हो रहा है ट्रॉपिकल मानसून, सारी बातें। अब आ जाता है ट्रॉपिकल सवन्ना क्लाइमेट, ये कैसा हो जाता है, वेट ड्राई एंड ड्राई विंटर, ठीक है। और रेनफॉल मेनली कहां से होती है, साउथ वेस्टर्न मानसून के कारण। इस समय में, इस क्लाइमेट में डिसिडुअस वेजिटेशन, हम अगली क्लास में देखेंगे, वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले मिट्टी पढ़ेंगे, उसके बाद वेजिटेशन पढ़ेंगे, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड वहां हम देखेंगे, ये पाया जाता है। ईडब्ल्यू के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसने सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2024 में। ये सबसे ज्यादा भारत में पाया जाने वाला एरिया कौन सा है, एडब्ल्यू टाइप क्लाइमेट है या ट्रॉपिकल सवन्ना क्लाइमेट है, वेट एंड ड्राई क्लाइमेट है। कहां पाया जाता है, सेंट्रल इंडिया में, डेक्कन प्लेटू में, इंटीरियर पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है, जैसे नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, छत्तीसगढ़ वाला एरिया, ठीक है। बीडब्ल्यूएच क्लाइमेट या हॉट डिजर्ट क्लाइमेट, ये क्या होता है, वेरी लो और इरेटिक रेनफॉल, बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। काफी गर्मी पड़ती है यहाँ पर, और वेजिटेशन कैसे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है। जैसे थार डेजर्ट, थार की जो डेजर्ट है वहां पर आप देख सकते हो। अब आगे जाता है बीएसएच पर, ये सब पढ़ा चुका हूं ना, इसलिए मैं सिर्फ फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ। बीएसएच की बात करें, सेमी एरिड एस्टिपी क्लाइमेट, ये क्या हो जाता है, ट्रांजिशन क्लाइमेट होता है। जैसे ना तो पूरा का पूरा डिजर्ट होगा, रेगिस्तान होगा, ना तो पूरा का पूरा हरा भरा होगा, ठीक है। तो ये बीच में होता है मामला, राइट। अब यहाँ पर डेजर्ट से ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन ग्रासलैंड हरे भरे वाले एरिया से थोड़ा कम देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पाया जाता है, आपके पंजाब हरियाणा क्षेत्र में, राजस्थान में पाया जाता है, और डेक्कन प्लेटू वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे हिसार, सोलापुर, ये सब जगह के नाम। सीडब्ल्यूजी क्लाइमेट यानी ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये कैसा होता है, हॉट समर होता है, और विंटर कैसा होता है, ठंडा होता है। गर्मी, समर के दिन में गर्मी ठीक ठाक पड़ेगी, और विंटर के दिन में सर्दी ठीक ठाक पड़ेगी, ठीक है। और रेनफॉल जनरली कब होता है, गर्मी के दिन में होता है, और ड्राई विंटर होता है, सूखा ठंडी पड़ती है, जैसे नॉर्दर्न प्लेन हमारे यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में, और हिमालय के जो फुटेले वाले एरिया है, निचली क्षेत्र है, जैसे दिल्ली, लखनऊ, पटना वाले क्षेत्र। टुंड्रा जो एरिया है, हाईलैंड एरिया, मतलब पहाड़ी वाला क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, वेरी लो टेम्परेचर, यहाँ पर बारिश होती होगी, टेम्परेचर शॉर्टर होता है, ठीक है। रीजन्स की बात करें, जैसे हायर हिमालय रीजन, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब क्षेत्रों में आप ग्राफ में भी देख लेना, वैसे मैं करा चुका हूँ। अब करंट के कुछ टॉपिक्स यहाँ से देख लो। एक मिशन मौसम जो चल रहा है उसके बारे में जान लो। 2024 में मिशन मौसम लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कौन से मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा, ठीक है। इसका मेन मकसद ये था कि भारत का जो वेदर और क्लाइमेट सर्विस है उसको मॉडर्नाइज किया जाए, ठीक है, नई नई तकनीकें उसमें लागू करी जाए, ठीक है। जो वेदर फोरकास्टिंग है उसको अच्छे से अच्छा किया जाए, जो प्रिडिक्शन है हमारा मॉनसून को लेकर के, साइक्लोन को लेकर के, उसको हम अच्छा बेहतर कर सके, उसके लिए एडवांस चीजें लगाई गई है, ठीक है। मेन इसका की फोकस क्या रहा कि ऑब्जर्वेशंस को बढ़ावा दिया जाए, डॉपलर वेदर रडार लगाया जाए, कुछ और एडवांस टेक्निक्स यूज करी जाए। इसमें इंपॉर्टेंट है वो है आपका ये इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से इन्वॉल्व है इसमें, तो आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अभी आपने देखा। एक है आईआईटीएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो कि पुणे में है, पुणे में है ये, तो इसका भी काफी योगदान है। तीसरा है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, एनसीएम आरडब्ल्यूएफ, इसका भी काफी ज्यादा योगदान रहा इसको बनाने, ठीक है। तो इस का इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, जब मिशन मौसम से हम ये जान जाएंगे कि बारिश कब आने वाली है, चक्रवात कब आने वाला है, तूफान कब आने वाला है, कब सूखा पड़ने वाला है, तो इससे क्या क्या फायदे होंगे कि जो डिजास्टर आने वाले हैं, जो जो दिक्कतें आने वाली है, उससे हम बच जाएंगे या उसकी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। हम कृषि को ठीक कर पाएंगे, हम अपने जो एविएशन वाला एरिया है उसको हम अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। एविएशन यानी उड्डयन मंत्रालय वाला एरिया, मरीन सेक्टर वाला एरिया जो है उसको हम ठीक कर पाएंगे, और अर्बन प्लानिंग जो है उसको हम अच्छा कर पाएंगे, ये सारी चीजें हम कर पाएंगे। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी थोड़ा जान लो, डब्ल्यूएमओ जिसको कहते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 23 मार्च 1950 को। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसको जो बनाया गया था, पहले ये क्या था, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम था, 1873 में बनाया गया था, बाद में इसको कन्वर्ट किया गया इस ऑर्गेनाइजेशन में, और ये 1951 में जाकर के यूएन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गया। वर्तमान में 193 मेंबर है, 187 कंट्रीज हैं और 6 टेरिटरीज हैं। भारत 1950 में इसका मेंबर बन गया था। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पूरी दुनिया में यही व्यवस्था बनाए रखने का, मतलब जो क्लाइमेट, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, मतलब ये जितनी क्लाइमेट से जुड़ी हुई चीजें हैं,
मेट्रोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन सबका एक संलयन बनाए रखें, उसका बैलेंस बनाए रखें, ठीक है। उसको बनाए रखने के लिए इसको बनाया गया ताकि डिजास्टर से बचा जा सके, ठीक है। अर्ली वार्निंग सबको दिया जा सके, ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज आ रही है उस पर रिपोर्ट तैयार किया जा सके और लोगों को बताया जा सके कि किस किस चीज से हमें बचना है। तो ये पूरा का पूरा क्लाइमेट वाला चैप्टर भारत में खत्म होता है। अगर कुछ समझ ना आया हो, वीडियो दोबारा देखना, जहां से समझ ना आया हो दोबारा देखना। मैं मानता हूँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट स्टिल इट इज डुएबल। आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इस एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। आपके भी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, जिसका लिंक आपके सामने स्क्रीन पर ये दिख रहा है, क्यूआर स्कैन करो और लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सबके पीडीएफ मैं दे देता हूँ, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना, बाकी मर्जी है। और अच्छा लग रहा है तो अभी भी समय है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, लोगों को बताओ। आप सपोर्ट जितना करोगे उतना इफेक्टिवली, उतना स्मूथली क्लासेस चल पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप सब लोग साथ दोगे तभी चीजें संभव हो पाएंगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अब इंडियन ज्योग्राफी का मेन हिस्सा तो हमने जो कॉम्प्लेक्स चीजें वो खत्म कर लिया, अब इजी चीजें बच गई हैं वो भी हम खत्म करेंगे जल्दी, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद।